नमस्कार दोस्तों, यूनिक स्टोरी टेलर चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ विभिन्न प्रकार के नॉवल मिलता है। इस कहानी में सारे पत्र लेखक की कल्पना मात्र है। एसमी 18 जोड़ कंटेंट हो सकते। ये कहानी केवल वॉयस के लिए है। चले ऐप कहानी पर नजर डालें। विहान दी ऑल राउंड मास्टर। अध्याय 11 क्या यह एक कंप्यूटर है? पब फ्यूचर विज्ञापन। अगर दुनिया में कोई ऐसा मंत्र होता जो किसी आदमी की शर्मिंदगी को धीरे धीरे कम कर सकता, तो मुझे लगता है कि अनुप्रीता ने निश्चित रूप से विहान को 10,000 बार श्राप दिया होगा। बॉस, आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, बहुत सेक्सी। लिन ज़िफेग ने मुस्कुराते हुए उसकी पतली सुंदर आकृति की प्रशंसा की। मूलतः क्रोधित अनुप्रीता का सुंदर चेहरा थोड़ा लाल हो गया। अंततः कोई तो समझदारी की बात कर रहा है। मैं सुंदर पैदा हुई थी, तो क्या मुझे सचमुच ये बताने की जरूरत है? इसके लिए अपनी पीठ थपथपाए। कष्टप्रद। महिलाओं को हमेशा प्रशंसा सुनना पसंद होता है, और अनुप्रीता भी इसका अपवाद नहीं थी। उसका गर्व से सिर थोड़ा ऊपर उठा। हालांकि वह जानती थी कि लिन ज़िफेग उसकी तारीफ कर रहा है, फिर भी उसका दिल मीठा महसूस कर रहा था। ये कम से कम उसके कष्टप्रद तरीके से तो बेहतर था। अगर आप अपनी स्कर्ट को थोड़ा नीचे पहन सकें, तो मैं गारंटी देता हूं कि यह बिल्कुल आकर्षक होगी। यद्यपि वह कुछ हद तक उनके तनाव को कम करना चाहती थी, लेकिन जैसे ही विहान ने वह टिप्पणी की, सद्भावना तुरंत समाप्त हो गई। तो क्या मुझे तुम्हारे लिए ये सब उतार देना चाहिए? अनुप्रीता ने आंखें मूंद कर लिन ज़िफेग की ओर देखा। अगर आप तैयार हैं, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। गुमराह आदमी। अनुप्रीता ने गुस्से में गाली दी और एक शानदार चक्कर में कमरे से बाहर निकल गया। लगभग आधा घंटा बीत गया और काम का समय हो गया। अनुप्रीता जल्दी से अपने कमरे से बाहर निकल गई। तुम अभी तक क्यों नहीं गए? अनुप्रीता आश्चर्यचकित था। क्या यह हो सकता है कि यह आदमी सचमुच यहीं रुकने की योजना बना रहा था? क्या हम कल रात सहमत नहीं हुए थे? मैंने कहा था कि मैं आज आपकी कंपनी में काम करने आऊंगा। लिन ज़िफेग के देहाती व्यवहार ने अनुप्रीता को वास्तव में ऐसे गंवार के साथ शामिल नहीं होने दिया। क्या आप वाकई काम पर जाना चाहते हैं? मैंने तुमसे कहा था, तुम केवल सुरक्षा गार्ड बन सकते हो, और कंपनी में आने के बाद हमारा कोई संबंध नहीं रहेगा। अगर तुमने गलत बोलने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें तुरंत नौकरी से निकाल दूंगा। अनुप्रीता ने अपने कंधे पर एक महिलाओं वाला एलवी बैग लटका रखा था। उसके रेशमी काले बाल दूसरे कंधे पर लहरा रहे थे, चांदी के रत्नजड़ित मनकों की बालियों से सुसज्जित थी, तथा बर्फ की तरह शुद्ध सफेद वस्त्र पहने हुए थी। क्या आप उसके जैसी एक सुंदर महिला से मिलेंगे? हर ब्यूटी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एक पेशेवर महिला पोशाक, धूप का चश्मा धारण करना उच्च अंत, भव्यता और वर्ग का प्रतीक है। चून की कोई विकल्प नहीं है, इसलिए मुझे सुरक्षा गार्ड से ही काम चलाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सचमुच मुझ पर दया करते हैं, बॉस, तो मुझे मंत्री पद पर जाने में कोई आपत्ति नहीं होगी। लिन ज़िफेग ने एक मासूम मुस्कान के साथ कहा। अनजाने में उसके मुंह के कोने पर दुर्भावना का एक संकेत दिखाई दिया। हम्फ। आपके फिगर को देखते हुए शायद आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अनुप्रीता ने उसे ठंडी नजर से देखा। क्या आप ये कह रहे हैं कि मैं फिट हूं? विश्वास नहीं होता? स्वयं अनुभव करें। आओ, इसे छुओ। ये कहते हुए लिन ज़िफेग ने अपनी शर्ट थोड़ी सी खोली और अनुप्रीता के करीब आ गया। छूना नहीं मुझे। घिनौना। अनुप्रीता को उससे बहुत घृणा थी। उसे डर था कि कहीं वह उसे छू न ले। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं जब उसने सोचा कि वह कितना मोटा चमड़ी वाला था। आज सुबह मुझे ढूंढने आना, लेकिन देर मत करना, वरना रुकने के बारे में सोचना भी मत। अरे अरे रानी, क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? लिन ज़िफेग ने अपने हाथों को आपस में रगड़ते हुए मुस्कुराते हुए कहा। असंभव, अनुप्रीता ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। आह, यदि मैं काम पर देर से पहुंचता हूं और कोई कारण नहीं बता पाता हूं, तो मैं सचमुच अपना मुंह बंद नहीं रख पाता हूं। मुझे देर से आने के लिए कोई बहाना बनाना होगा। आह, मेरी राष्ट्रपति पत्नी मुझे सवारी भी नहीं देंगी। विहान ने अपनी आंखें घुमाई और जानबूझकर अपनी आवाज ऊंची कर ली, जैसे कि उन्हें डर हो कि अन्य लोग सुन नहीं पाएंगे। उन्होंने इसे धमकी के रूप में इस्तेमाल किया। अनुप्रीता का चेहरा बेहद अप्रिय लग रहा था। यह आदमी इतना बेशर्म कैसे हो सकता है? वह बेशर्मी में किसी से पीछे नहीं हो सकता। बस जाओ। अनुप्रीता लगभग गुर्राए। उसका दिल अनगिनत अनिच्छाओं से भरा था, फिर भी वह इसे कहीं भी व्यक्त करने में असमर्थ थी। ऐसा लगा जैसे उसके दिल में लाखों अल्पाका दौड़ रहे हों। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन।
पब फ्यूचर विज्ञापन। ठीक है। विहान जल्दी से बाहर निकल गया। जब वे अनुप्रीता के निजी गैराज में पहुंचे तो विहान को अंततः समझ में आया कि विलासिता का क्या मतलब है, एक असली टाइकून होने का क्या मतलब है। भूमिगत गैराज में विभिन्न मॉडलों की कम से कम 10 लग्जरी स्पोर्ट्स कारें थीं, जिनमें एक क्लासिक बंद हो चुकी लाल फरारी भी शामिल थी। हे भगवान! बॉस, क्या आपके परिवार के पास मरम्मत की दुकान है? आपके पास बहुत सारी कारें हैं। देहाती गंवार तो देहाती गंवार ही होता है। अनुप्रीता वास्तव में उसके बचकाने प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता था। उसने सीधे एक लाल रंग की BMW कार का दरवाजा खोला और उसमें घुस गया। विहान भी धीमा नहीं था, उसने भी जल्दी से अपने नितंबों को उसके पीछे दबा दिया। बहुत खूब। बॉस, आपकी कार बहुत बढ़िया है। क्या इसे ही कार में लगा टच कंट्रोल कंप्यूटर कहते हैं? विहान ने कन्वर्टिबल के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम की ओर इशारा किया और उनके चेहरे पर एक ऐसा भाव था जो किसी ऐसे व्यक्ति का था जिसने बहुत कम देखा हो। क्या तुम इतना नाटक करना बंद कर सकते हो? अनुप्रीता पहले से ही चिढ़ने लगा था। इस देहाती से बात करने में बहुत आलस आ रहा है। अनुप्रीता की अभिव्यक्ति ठंडी होती जा रही थी। नर्म चमड़े की सीट पर पीछे झुकते हुए लिंज़े के होंठ थोड़े मुड़ गए। थोड़ी देर बाद वह चुप हो गया। आखिरकार असली वह व्यक्ति ऐसा नहीं था जो अत्यधिक बातें करता हो, ऐसा लगता था कि वह आज की दुनिया के सामने केवल दिखावा ही कर सकता था। पूरा व्यक्ति अत्यंत उदासीन और शांत हो गया। उसकी गहरी निगाहें लगातार खिड़की के बाहर धीरे धीरे दूर होते दृश्य पर टिकी हुई थीं। 5 साल, पूरे 5 साल। ये पहली बार था जब वह वापस आया, ताज़ी हवा में सांस ली, असली कार की सीट पर बैठा और सचमुच जीवित महसूस किया। यह अद्भुत था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जेल में बंद इतने सारे लोग बाहर जाकर प्राकृतिक दृश्य देखने के लिए अपना सब कुछ जोखिम में डालने का साहस करते हैं। गंभीरता से गाड़ी चलाते समय अनुप्रीता ने उसे शांत होते देखा और उसकी ओर एक नज़र देखे बिना नहीं रह सका। इस आदमी की निगाहें इतनी गहरी और उतार चढ़ाव से भरी क्यों लग रही थीं? ऐसा लग रहा था कि यह कई कहानियों से भरा हुआ है। प्लस साइज फैशनिस्टा जो दुनिया भर में छा रही हैं। ब्रेनबेरीज। क्या ऐसा हो सकता है कि उसके कुछ पुराने अनुभव हों जिन्हें वह दोबारा याद नहीं करना चाहता? या फिर उसके साथ कुछ नाटकीय घटना घटी थी? उसके पूरे आभामंडल और हाव भाव से वह कोई सामान्य ठग नहीं लग रहा था। क्या ये हो सकता है कि यह आदमी हमेशा अपना भेष बदल कर रहता था? अनुप्रीता ने पहले मनोविज्ञान का थोड़ा अध्ययन किया था और उनमें लोगों को समझने की क्षमता थी, जो व्यापार जगत के लिए आवश्यक है, जहां बाजार एक युद्ध क्षेत्र की तरह होता है। यदि कोई औसत से थोड़ा अधिक सक्षम न होता तो संभवतः अब तक उसे निगल लिया गया होता। हालांकि लिंज़े की पृष्ठभूमि कुछ ऐसी थी जिसे अनुप्रीता पूरी तरह से समझ नहीं सका। वह कहां से आया? उसने पहले क्या किया था? मेरे पिता ने उसे मुझे ढूंढने के लिए क्यों भेजा? ये सभी प्रश्न थे। वैसे भी अनुप्रीता इस कष्टप्रद आदमी को समझने के लिए बहुत उत्सुक नहीं थी। वह चाहती थी कि वह तुरंत उसकी नजरों से ओझल हो जाए। इसलिए वह और अधिक पूछने में बहुत आलसी महसूस कर रही थी तथा उसमें रुचि भी नहीं थी। जब कार निगम से 100 मीटर से भी कम दूरी पर थी तो अनुप्रीता ने अचानक कार रोक दी। चले जाओ। उसकी आवाज अचानक ठंडी हो गई और उसमें एक शक्तिशाली महिला का आदेशात्मक स्वर आ गया। क्या? बाहर क्यों निकले? विहान को यह अजीब लगा। वे लगभग कंपनी मुख्यालय में थे, अब कार से बाहर क्यों निकले? इसका मतलब केवल अनावश्यक रूप से अधिक दूरी तक पैदल चलना होगा। आप सुरक्षा गार्ड हैं, मैं CEO हूं। हमारे स्तर अलग अलग हैं, आप मेरी कार में परिसर में नहीं जा सकते। क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं है? मेरा मतलब है, मैं आखिरकार तुम्हारा आदमी हूं, लिंज़े ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए बेहद सांकेतिक तरीके से कहा। अनुप्रीता ने उसे घूर कर देखा। ये शब्द इतने अजीब कैसे लग सकते हैं? इससे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उसने उसके साथ कुछ किया हो। मुझे इसकी परवाह नहीं कि तुम मेरे लिए कौन हो, मैं तुम्हें अभी कार से बाहर निकलने का आदेश दे रहा हूं। उस समय उसका रवैया और लहजा घर पर उसके सामान्य लहजे से स्पष्ट रूप से भिन्न था। वह अत्यंत विशिष्ट श्रेष्ठ था, उसके बारे में एक ऐसी भावना जो चिल्लाती थी कि मैं रानी हूं, जिसमें इनकार करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। लिंज़े ने असहायता से अपना सिर हिलाया और कार से बाहर निकल गया। अब इस मजबूत रानी जैसी उपस्थिति वाली महिला को उकसाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसे डर था कि उसे वास्तव में क्रोधित करने से चीजें मुश्किल हो जाएंगी। ओह टिल्डा!
परिवर्तनीय कार बहुत तेज गति से भागी और एक पल में विहान की दृष्टि से ओझल हो गई। उसने सिगरेट के लिए अपनी जेब में हाथ डाला और उसे एहसास हुआ कि वह काम के अपने पहले दिन का आदी नहीं था। वह पहले एक स्वतंत्र और सहज जीवन का आदी था और अब अचानक काम करने से उसे बेचैनी महसूस होने लगी। हर बार जब वह खुद को वर्दी में सोचता तो विहान को ऐसा लगता जैसे अतीत की यादें उसकी आंखों के सामने घूम जाती। 12 अध्याय 12 ज़ियाओमिंग वास्तव में दयनीय है। 12 अध्याय 12 ज़ियाओमिंग वास्तव में दयनीय है। कंपनी समूह में प्रवेश करने के बाद अनुप्रीता ने सीधे सुरक्षा विभाग के प्रमुख हुआंग डैमिंग को अपने कार्यालय में बुलाया। वह देखना चाहती थी कि विहान में कौन से कौशल हैं जिससे उसके पिता इतने हैरान हैं और वह उसे मंगेतर भी मानते हैं। क्या इससे अनावश्यक परेशानी पैदा नहीं हो रही थी? यदि बचपन में तय की गई सगाई को कुछ भी माना जाए तो दुनिया में हर किसी की एक सगाई होती। पूरी कंपनी में सुरक्षा प्रमुख हुआंग डैमिंग की उग्रता के बारे में कौन नहीं जानता था। यह आदमी एक विशेष बल स्काउट के रूप में पैदा हुआ था। उसके पास अत्यंत प्रबल क्षमताएं थीं तथा वह कभी मध्य दक्षिण सागर में एक प्रसिद्ध अंगरक्षक था जो वास्तव में एक निर्दयी चरित्र था। विहान उस कमीने के बारे में सोचते हुए जिसे उसकी निगरानी में मौत के घाट उतार दिया गया और फिर उसके सामने गिड़गिड़ाया गया, अनुप्रीता को मन ही मन रोमांच महसूस हुआ। शानदार ब्लू माउंटेन कॉफी का एक कप बनाने के बाद अनुप्रीता ने एक छोटा सा घूंट लिया। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं। उसका तेजस्वी किंतु बर्फीला व्यवहार ऐसा लग रहा था मानो वह कोई अमर देवी हो जो सांसारिक मामलों में भाग नहीं लेती। उसकी सुंदरता अतीत और वर्तमान दोनों पर छा गई। उसकी कृपा के सामने कमल के फूल भी फीके पड़ गए। उत्तर में एक सौंदर्य निवास करता है, अद्वितीय और स्वतंत्र। एक नजर शहरों को उलट सकती है, दूसरी नजर देशों को उलट सकती है। एक चौंके हुए हंस की तरह सुंदर, एक भटकते हुए अजगर की तरह सुरुचिपूर्ण। धप धप धप। अनुप्रीता की बर्फीली सफेद उंगलियां थोड़ी ऊपर की ओर मुड़ी हुई थीं। उसने अभी ब्लू माउंटेन का कुछ घूंट लिया ही था कि हुआंग डैमिंग आश्चर्यजनक रूप से तेजी से वहां आ पहुंचा। अंदर आए। नमस्ते राष्ट्रपति। निर्दयी और कठोर के रूप में जाने जाने वाले हुआंग डैमिंग अचानक अनुप्रीता के सामने एक छोटे झींगे की तरह लग रहे थे, जो बहुत ही अस्वाभाविक लग रहा था। चीफ हुआंग, कंपनी की सुरक्षा हाल ही में कैसी रही है? अनुप्रीता की ठंडी और खूबसूरत आंखें हुआंग डैमिंग पर पड़ते ही हल्की सी चमक उठी, जिससे किसी भी चीज से ज्यादा उसकी ऊर्जा तुरंत भड़क उठी। राष्ट्रपति को रिपोर्ट करते हुए, मेरी सावधानीपूर्वक योजना के तहत कंपनी की सुरक्षा प्रणाली अत्यंत कड़ी कर दी गई है। सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है, इसलिए आप निश्चिंत रह सकते हैं। सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। हुआंग डैमिंग अंदर से बहुत रोमांचित था, क्योंकि अनुप्रीता से इतने करीब से और व्यक्तिगत रूप से बात करना कुछ ऐसा था जिसका उसने अनगिनत बार सपना देखा था। मम, मैं आपके यहां आकर निश्चिंत महसूस करता हूं। अनुप्रीता की बर्फीली खूबसूरत आंखों में एक सांत्वना की झलक दिखाई दी। अनुप्रीता को देखते हुए, जिसकी सुंदरता मछली और हंस दोनों को अचंभित कर सकती थी, हुआंग डैमिंग ने चुपके से उसकी ओर देखा और अपनी लार निगल ली। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह अनुप्रीता के प्रति अनादर कर रहा था, बल्कि यह मानवीय इच्छा की प्यास थी, क्योंकि अनुप्रीता वास्तव में अविश्वसनीय रूप से सुंदर थी। मैंने सुना है कि हाल ही में कंपनी की सुरक्षा में महत्वपूर्ण खामियां सामने आई हैं। यह क्या हो रहा है? ये याद करते हुए कि कैसे उस राक्षस विहान ने उसके सीईओ कार्यालय में बेशर्मी से घुसने की हिम्मत की, अनुप्रीता का नाजुक और फुर्तीला चेहरा बहुत नाखुश महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। ये स्पष्ट रूप से सुरक्षा कर्मियों द्वारा कर्तव्य की उपेक्षा थी। यदि अगली बार कोई अन्य हत्यारा हो या कोई अन्य व्यक्ति गंभीर अपराध कर रहा हो, तो क्या मेरा कार्यालय वहां आने की इच्छा रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक अस्थायी सराय नहीं बन जाएगा? इससे मेरी व्यक्तिगत सुरक्षा कहां रह जाएगी? यह अनुप्रीता द्वारा सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर बात करते हुए हुआंग डैमिंग को तुरंत ही यह बात समझ नहीं आई कि कल एक पागल व्यक्ति ने घर में घुसपैठ की थी, लेकिन चूंकि मामला आगे नहीं बढ़ा था, इसलिए वह अनुप्रीता को डराना नहीं चाहते थे और इसलिए उन्होंने इसका उल्लेख करने में संकोच किया। फिर भी वह स्पष्ट रूप से कल की घटना के बारे में बात कर रही थी। अचानक उसके माथे से सेम के आकार के पसीने की बूंदें अनियंत्रित रूप से बहने लगीं। चीफ हुआंग, याद रखें, हमारे सुरक्षा विभाग की जिम्मेदारी और कर्तव्य है कि वह हर आवश्यक चीज को बनाए रखे, विशेष रूप से सुरक्षा जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि किसी कंपनी को सफल होना है तो आपको अपनी सुरक्षा स्थिति के महत्व को समझना चाहिए।
किसी भी विभाग के महत्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इस समय अनुप्रीता का आज्ञाकारी रानी जैसा आचरण स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हुआ। वह निर्णायक, सरल, सुव्यवस्थित और सीधे ढंग से बोल रही थी और कार्य कर रही थी। लेकिन प्रत्येक शब्द के साथ हुआंग डेमिंग को अपने दिल में कांपती हुई अनुभूति हुई और उसके माथे से पसीना टपकने लगा। ऐसा लग रहा था मानो 10,000 तीखी सुइयां उसके दिल में चुभ रही हों। कल्पना कीजिए कि एक पुरुष को, जिस महिला की वह लंबे समय से प्रशंसा करता रहा है, उसके सामने इस तरह डांटा जाए तो उसे कैसा लगेगा। इसके अलावा ऐसा लग रहा था कि यह सब उसका अपना ही काम है। हुआंग डेमिंग ने चुपचाप अपना सिर झुका लिया। हालांकि उसने खुद से कसम खाई कि अगर उस कमीने ने फिर से कंपनी में घुसने की हिम्मत की तो वह निश्चित रूप से उसके पैर तोड़ देगा। वैसे कैप्टन हुआंग, मैं पहले ही बहुत कुछ कह चुका हूं। तुम्हें सचमुच अपने बारे में सोचना चाहिए। नांगोन बिंगयू ने अपनी उंगली थोड़ी ऊपर उठाई, जिससे हुआंग डेमिंग में कुछ निराशा दिखाई दी। ये देखकर हुआंग डेमिंग को बहुत असहज महसूस हुआ। उसके दिल में ऐसा महसूस हुआ जैसे सुइयां चुभ रही हो। ओह, सही। जैसे ही हुआंग डेमिंग मुड़कर जाने वाला था। क्या कुछ और भी है, राष्ट्रपति जी? हुआंग डेमिंग ने सावधानी से पूछा। अनुप्रीता ने एक पल के लिए सोचा, मैं बाद में आपको किसी से मिलवाऊंगा। वो एक नया सुरक्षा गार्ड है। उसे अपने नाम से पंजीकृत कराएं और सुनिश्चित करें कि आप उसे अच्छी तरह प्रशिक्षित करें। उसे सिखाने की कोशिश करो कि एक सुरक्षा गार्ड कैसा दिखना चाहिए। अनुप्रीता ने मन ही मन उपहास किया। उसका आचरण अभी भी पहले जैसा राजसी और रानी जैसा था। ओह, तो मैं आपको परेशान करूंगा, कैप्टन हुआंग। अनुप्रीता के चंचल और उपहासपूर्ण लहजे को देखकर हुआंग डेमिंग को यह महसूस हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। क्या उसके शब्दों में कुछ गलत संकेत था? लेकिन कौन जानता था कि तभी विहान बिना दस्तक दिए, बिल्कुल सहज दिखते हुए अंदर आ जाएगा। बॉस, मैं यहां हूं। लिन जिफेक भारी सांस ले रहा था, मानो वह अभी अभी दौड़कर आया हो। आप कहां थे? आप अभी क्यों आ रहे हैं? मालिक, आपका समूह सचमुच बहुत बड़ा है। मैं एक क्षण में लिफ्ट नहीं ढूंढ सका, और मैं वह लिफ्ट भी भूल गया जिसका मैंने पिछली बार उपयोग किया था, इसलिए मैं बस यहां तक दौड़ा। ओह, यह मुझे मार रहा है। विहान के चेहरे पर थकान दिखाई देने लगी और उसकी सांसें भी तेज होने लगी। किसने तुमसे कहा कि तुम सिर्फ लंबे हो जाओ और दिमाग मत बढ़ाओ? अनुप्रीता जियाओ ने धीरे से फटकार लगाई, फिर भी उसका दिल काफी खुश था। आखिरकार कहावत है, दुश्मन अक्सर मिलते हैं। वह कमोबेश यही उम्मीद कर रही थी कि विहान गड़बड़ कर देगा। मैं आपको परिचय कराता हूं, मैं हमारे सुरक्षा विभाग के प्रमुख हुआंग डेमिंग हैं। अब से तुम उसके अधीन काम करोगे। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो बस उससे ढेर सारे सवाल पूछें। अनुप्रीता उनके बीच कुछ कदम चली, दोनों हाथ पीछे बांधे हुए। अचानक हुआंग डेमिंग की अभिव्यक्ति गहरी हो गई, अत्यधिक अमित्रता दिखा रही थी, जैसे कि विहान ने उन पर लाखों रुपये का कर्जदार हो। हुआंग डेमिंग के चेहरे पर ठंडी मुस्कान थी। वह अनुप्रीता का मुस्कुराकर स्वागत कर सकता था और उसके लिए सब कुछ कर सकता था, लेकिन इस छोटे बच्चे के सामने उसके चेहरे पर कोई दयालुता नहीं थी। क्या आधुनिक लोग इसे ही आधिकारिक हवा कहते हैं? उस कैलियन पैनकेक चेहरे को देखते हुए विहान ने सोचा। अफसोस, हुआंग डेमिंग, ऐसा लगता है कि छोटे मिंग को ऐसा भाई पाकर सचमुच बहुत दुख हो रहा है। 13 अध्याय 13 सुरक्षा के 15 वर्ष 13 अध्याय 13 सुरक्षा के 15 वर्ष अध्याय 13 सुरक्षा गार्ड के रूप में 15 वर्ष। हुआंग डेमिंग ने विहान की सावधानीपूर्वक जांच की, यह महसूस करते हुए कि विहान के चेहरे पर काफी लापरवाही थी और इसलिए उसने तिरस्कार का भाव रखा। उस समय अनुप्रीता मुस्कुराते हुए हुआंग डेमिंग के पास गया। कैप्टन हुआंग, अब से वह आपका पीछा करेगा। तुम्हें मेरे लिए उसे अच्छी तरह से अनुशासित करना होगा। जैसे ही उसने बात की, अनुप्रीता ने हुआंग डेमिंग को आंख मारी और तुरंत हुआंग डेमिंग के दिल में हलचल सी महसूस हुई, जो हवा में तैर रही थी। क्या उसने सचमुच मुझे आंख मारी? क्या मैं अभी सपना देख रहा था? उस क्षण हुआंग डेमिंग को असाधारण खुशी महसूस हुई। जब से वह तियान्यू समूह में शामिल हुआ था, अनुप्रीता हमेशा ठंडा रहता था और उसे इसकी आदत हो गई थी। लेकिन अब उसने उससे आंख मारी थी। ये पहली बार था जब उन्होंने ऐसा देखा। तुरंत ही उसने धार्मिक स्वर में अपनी छाती फुलाते हुए कहा, चिंता मत कीजिए अध्यक्ष महोदय, मैं निश्चित रूप से उसे कंपनी के सुरक्षा विभाग का एक विशिष्ट व्यक्ति बना दूंगा।
मैं हमारी कंपनी में किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं होने दूंगा, न ही कंपनी के अनुशासन का उल्लंघन होने दूंगा। हमेशा तैयार। कितने शक्तिशाली शब्द, न्याय की कितनी भावना। वास्तव में वह सेना से चापलूसी करवाने में माहिर है। संभवतः वह पहले कोई टोही सैनिक नहीं था, बल्कि एक चापलूस की छवि वाला था। यह आदमी एक क्लासिक चापलूस है, और यह चापलूसी बहुत संतोषजनक लगती है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह सुरक्षा प्रमुख के पद तक पहुंच सका। चापलूसी में उसका कौशल सचमुच अद्वितीय है। विहान ने हुआंग डेमिंग की जांच की और फिर अपने चेहरे पर प्रसन्नता भरे भाव के साथ अपना हाथ बढ़ाया और हुआंग डेमिंग से हाथ मिलाने का प्रयास किया। हालांकि लिन ज़िफेंग को बहुत आश्चर्य हुआ जब उस आदमी ने घमंडी रवैया अपनाया, अहंकार से अपना सिर उठाया और लिन ज़िफेंग से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। उसने विहान द्वारा बढ़ाए गए हाथ को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। किनारे पर अनुप्रीता नाटक का आनंद ले रही थी और मन ही मन सोच रही थी, ओह विहान, लगता है इस बार आपको अपना जोड़ीदार मिल गया है। अजीब है ना? शर्मिंदा हूं, है ना? चेहरा खोना, है ना? कौन जानता था कि विहान की ठंडी मुस्कान इतनी जल्दी बदल जाएगी। उसने अपना हाथ वापस खींच लिया और उसे अपनी कमर पर रगड़ने लगा। उन्होंने बिना किसी शर्मिंदगी के मुस्कुराते हुए कहा, राष्ट्रपति ने अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर मुझ जैसे महत्वहीन व्यक्ति से मुलाकात की है, इसलिए मुझे अब उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। ठीक है कैप्टन हुआंग, कृपया उसे नीचे ले जाइए। ओह, और याद रखो मैंने अभी तुमसे क्या कहा था, अनुप्रीता ने कहा। उसके मोती जैसे सफेद दांत चमक रहे थे और उसने एक आकर्षक मुस्कान बिखेरी। हुआंग डेमिंग ने उसके संकेत को समझते हुए लिन ज़िफेंग को दूर ले जाया। वे राष्ट्रपति कार्यालय से 100 मीटर भी बाहर नहीं निकले थे कि हुआंग डेमिंग ने अपना अधिकार जताना शुरू कर दिया। मैं आपको बता दूं कि तियानी ग्रुप में अनुशासन बहुत सख्त है, खासकर हमारे सुरक्षा कर्मचारियों के लिए। आपको एक उदाहरण स्थापित करना होगा। अगर मुझे पता चले कि आप ऐसा कुछ करते हैं जो कंपनी की छवि को नुकसान पहुंचाता है या कंपनी के हितों को खतरा पहुंचाता है, तो मुझे, हुआंग डेमिंग, हृदयहीन होने के लिए दोष मत दीजिएगा। ये शब्द कहते ही हुआंग डेमिंग का चेहरा कठोर हो गया। आशय स्पष्ट था। ऐसा लग रहा था कि यह आदमी जानबूझकर विहान को निशाना बना रहा था। हुआंग डेमिंग, कितना मनोरंजक नाम है। बस ये जानना चाहते हैं कि आपके भाई जियाओमिंग अब कैसे हैं। एक ही मां से जन्मे, फिर इतना बड़ा अंतर कैसे? जब वह बच्चा था और गणित की कक्षा में पढ़ता था तो विहान को हमेशा हुआंग डेमिंग और जियाओमिंग के लिए थोड़ा दुख होता था। प्रत्येक परीक्षा पत्र में उल्लेख होता था कि जियाओमिंग के पास 10 सेब हैं। इसके बाद डेमिंग की मृत्यु, जियाओमिंग की मां के कई बछड़े होने जैसे हास्यास्पद नाटकीय उदाहरण होते थे। शायद ये दुनिया निष्पक्ष है। बचपन में डेमिंग और शियाओमिंग को नाराज करने के बाद अब बदला लेने का समय आ गया है। विहान ने अपनी ठुड्डी को छूते हुए मन ही मन हंसी। हुआंग डेमिंग ने जो कुछ भी कहा था उसमें से कुछ भी उसने दिल पर नहीं लिया। हुआंग डेमिंग के पीछे पीछे कंपनी के अंदर चलते हुए विहान तियानियो ग्रुप के पैमाने पर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। यह न केवल आर्थिक रूप से मजबूत था, बल्कि सभी कर्मचारी समान रूप से सुंदर महिलाएं थीं। कक्षों से गुजरते हुए उसने कई लोगों की निगाहें अपनी ओर आकर्षित की, लेकिन दुख की बात यह थी कि वे केवल उत्सुक निगाहें थीं। किसी ने भी विहान को ठीक से नहीं देखा, क्योंकि वह वास्तव में बहुत देहाती था। उनकी पोशाक लगभग एक निर्माण मजदूर जैसी थी। जल्द ही वे आंतरिक सुरक्षा कार्यालय पहुंच गए। अचानक हुआंग डेमिंग की उपस्थिति और विहान के आगमन ने कई दर्शकों को आकर्षित किया। भाई हुआंग, आप यहाँ हैं। चलो भी बैठ जाएं। दोस्तों जल्दी करो और भाई हुआंग के लिए एक सिगरेट जलाओ। वहां लगभग 100 सुरक्षा गार्ड तैनात थे और सुबह का समय था। सभी बारी बारी से अपनी शिफ्ट बदलकर आराम कर रहे थे। हुआंग डेमिंग को प्रभावशाली तरीके से आगे बढ़ते देख सभी ने सतह पर गर्मजोशी का दिखावा किया। हर कोई जानता था कि हुआंग डेमिंग सुरक्षा अनुभाग में बहुत ऊंचे पद पर था। व्यावहारिक रूप से पूरी कंपनी का सुरक्षा विभाग उसके नियंत्रण में था, इसलिए उसके द्वारा कहा गया कोई भी शब्द किसी को या तो पदोन्नति दिला सकता था या उसे नौकरी से निकाल सकता था। इसीलिए सभी लोग गुस्से में थे, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। वह वास्तव में कोई बुरा व्यक्ति नहीं था, लेकिन उसके व्यवहार में मानवीय स्पर्श का अभाव था। मूलतः सभी को उम्मीद थी कि इस कमीने को जल्द ही नौकरी से निकाल दिया जाएगा ताकि उन्हें सुबह 5 या 6 बजे उठकर दौड़ने की जरूरत न पड़े।
भाड़ में जाओ, मैं व्यस्त हूं, हुआंग डेमिंग ने बदसूरत भाव से उन्हें डांटते हुए कहा। इस दिखावटी कृत्य को विहान ने देखा। जिया झेंजिंग, अभी यहां से निकल जाओ। हुआंग डेमिंग बेंच पर बैठे हुए सुरक्षा गार्ड का नाम चिल्ला रहे थे। भाई हुआंग, मैं यही हूं। उसी समय एक बदसूरत सा दिखने वाला लड़का सुरक्षा कक्ष से बाहर आया। उसके चेहरे पर अश्लीलता भरी हुई थी। वह अपनी अभी भी खुली हुई पैंट को ऊपर खींचते हुए भागता हुआ बाहर चला गया। ऐसा लग रहा था कि यह व्यक्ति सुरक्षा कक्ष में छिपकर वीडियो देख रहा था। भाई हुआंग, आप मुझे ढूंढ रहे थे। जिया झेंजिंग नाम का ये सुरक्षा गार्ड 30 साल से कुछ अधिक उम्र का था, पूरी तरह से कुंवारा था और अपनी घृणित कामुकता के लिए जाना जाता था, जिसे सुरक्षा कक्ष में छिपकर वयस्क फिल्में देखने में बहुत आनंद आता था। वह शिफ्ट के दौरान अपने सहकर्मियों को नवीनतम रिलीज के बारे में लगातार अपडेट करता रहता था और यहाँ तक कि उसके कार्यालय में टीचर सोरा का एक पोस्टर भी था जो आधे टेबल जितना बड़ा था। जब भी उसके पास करने के लिए कोई महत्वपूर्ण काम नहीं होता था तो वह हमेशा टीचर सोरा के प्रभावशाली व्यक्तित्व को देखकर लार टपकाता रहता था। जब भी वह शिक्षक सोरा के निर्देशात्मक वीडियो देखता था तो उसे हमेशा अजीबोगरीब ध्वनियों के साथ व्यवहारिक टिप्पणियां सुनने को मिलती थीं। घिनौनी शक्ल और उम्र के तीसरे दशक के आसपास, छोटे से सिर पर हल्के सुनहरे बाल और कामुक आंखों के साथ, ऐसा लगता था कि बात करते समय वह हमेशा अनजाने में अपनी महिला सहकर्मियों की छाती पर नजर डाल लेता था। किसी को नहीं पता था कि उसके माता पिता क्या सोच रहे थे जब उन्होंने उसका नाम जिया झेंजिंग रखा था। धत्तेरी की, ये फिर से शर्मनाक है ना? दूर हो जाओ मुझसे। फिर भी ये वह व्यक्ति था जो पूरी कंपनी में सबसे लंबे समय तक सुरक्षा गार्ड के रूप में रहा था। जिया झेंजिंग लगभग 15 वर्षों से तियानयु समूह में थी। फिर भी उन्हें नौकरी से नहीं निकाला गया, जिससे कई लोगों को आश्चर्य हुआ। कंपनी उनके जैसे व्यक्ति को नौकरी से कैसे नहीं निकाल सकती। अपने अंडरवियर को पोंछते हुए जिया झेंजिंग मुस्कुराया और हंसा, पता नहीं भाई हुआंग मुझसे क्या चाहता है। जिया झेंजिंग की कामुक मुस्कान देखकर हुआंग डेमिंग को भी थोड़ी घृणा महसूस हुई। वह इस लड़के से मिलने के लिए बेहद अनिच्छुक था। अपनी नाक ढांकते हुए और भौहें चढ़ाते हुए उसने लिन जिफे की ओर इशारा किया। यहाँ एक नया कर्मचारी है। सबसे पहले उसे कुछ सामान लाने के लिए गोदाम में ले जाएं और उसके बाद उसे ड्यूटी पर ले जाएं। बस कुछ भी गड़बड़ मत करना, वरना देखो मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। लेकिन जिया झेंजिंग चाहे कितना भी घृणित क्यों न हो, वह कंपनी का एक लंबे समय से कर्मचारी था और वर्तमान में एक छोटे दस्ते का नेता था, जो अपने सहयोगियों के बीच काफी लोकप्रिय था और अपनी धार्मिकता के लिए जाना जाता था। जब भी वह रोला मिसाकी और ओजावा मारिया को देखते थे तो हमेशा उनके हर क्लासिक मूव और उनके प्रत्येक भावुक दृश्य को याद करते थे। इसलिए सभी लोग उसे विनम्रता से ओल्ड जिया कहते थे। लेकिन कंपनी में महिला सहकर्मियों के सामने सभी उसे बस भाई जिंग कहकर बुलाती थीं। कितना सार्थक उपनाम है। 14 अध्याय 14 ये कुछ भी नहीं है। 14 अध्याय 14 ये कुछ भी नहीं है। अध्याय 14 यह कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं भाई हुआंग, आप निश्चिंत रहें, मैं इसे संभाल लूंगा, जिया झेंजिंग ने अपनी छाती पीटते हुए कहा। उसने अपनी धूर्त चमकती आंखें सिकोड़ ली और विहान को घूरने लगा जैसे उसने पहले कभी किसी आदमी को नहीं देखा हो। एक समय तो विहान को भी आश्चर्य हुआ कि क्या यह आदमी समलैंगिक था। तुम मेरे लिए उसकी अच्छी देखभाल करते हो। अगर कुछ भी गलत हुआ तो मैं सबसे पहले तुम्हारे पास आऊंगा, उसने कहा और जिया झेंजिंग को एक अर्थपूर्ण नजर से देखा। उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी जब उसने लिन जिफेन की ओर देखा। बच्चे, मुझे इसकी परवाह नहीं है कि कौन तुम्हारा समर्थन कर रहा है या राष्ट्रपति नांगोन के साथ तुम्हारा रिश्ता कैसा है। यहाँ आपको मेरी बात सुननी होगी। आपको शांत होकर बैठना होगा और व्यवहार करना होगा। लेकिन अगर आप कंपनी में कोई परेशानी पैदा करने की हिम्मत करते हैं तो हुआंग डेमिंग का चेहरा क्रूर था और उसकी अभिव्यक्ति कुछ उग्र थी, जैसे उसने आंखें सिकोड़ते हुए सख्ती से चेतावनी दी हो, मुझे दोष मत दो हुआंग डेमिंग कि मैं विनम्र नहीं हूं। भाई हुआंग, निश्चिंत रहें, मैं कंपनी के हितों को नुकसान पहुंचाने वाला कुछ भी नहीं करूंगा। मैं निश्चित रूप से आपकी निगरानी में एक उत्कृष्ट सुरक्षा अधिकारी बनूंगा। यदि भविष्य में कंपनी के साथ कोई समस्या उत्पन्न होती है तो मैं व्यक्तिगत रूप से अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटूंगा और आगे आऊंगा। विहान, जो शर्मीला नहीं था, वह खड़ा था, अपनी छाती को गंभीरता से पीट रहा था। उसका चेहरा मुस्कुरा रहा था क्योंकि वह हुआंग डेमिंग को आश्वस्त कर रहा था,
जिससे वह हर किसी को एक सक्रिय, आशावादी अच्छे साथी की तरह लग रहा था। वह एक चापलूस व्यक्ति की छवि थी और हर कोई मन ही मन इस नवागंतुक की प्रशंसा करता था कि वह खेल खेलना जानता था। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि विहान ने पहले ही अपनी चालें सोच ली थीं। मुझे आशा है कि तुम मुझे संतुष्ट कर सकोगे, हुआंग डैमिंग ने गंभीरता से कहा। विहान की छाती थपथपाते हुए उसका चेहरा उग्र था क्योंकि वह मुश्किल से सुनाई देने वाली आवाज में फुसफुसाया, बच्चे, मुझे पता है कि तुम्हारे कुछ संबंध हैं, लेकिन तुम यहाँ गुस्सा मत करना वरना तुम एक भयानक मौत मरोगे। याद दिलाने के लिए धन्यवाद कैप्टन हुआंग। हुआंग डैमिंग के घृणित, घिनौने चेहरे को देखते हुए विहान की मुस्कान धीरे धीरे ठंडी हो गई और उसकी जगह एक बर्फीले भाव ने ले ली। विशेष रूप से विहान की रहस्यमयी आंखें, जो हुआंग डैमिंग को दया और यहां तक कि मनोरंजन के भाव से देख रही थीं। तुरंत ही हुआंग डैमिंग को विहान की निगाहों में विशिष्टता महसूस हुई। सेना में प्रशिक्षक होने के कारण हुआंग डैमिंग लोगों को समझने में माहिर थे, विशेष रूप से एक अनुभवी सैनिक के रूप में जिसने युद्ध देखा था। विहान से निकलने वाली भयानक आभा से एक ऐसी भावना उभरी जिसने हुआंग डैमिंग को अवचेतन रूप से असहज कर दिया। बेशक हुआंग डैमिंग ने इस ओर ध्यान नहीं दिलाया, वह बस मुस्कुराया, विहान को 2 बार थपथपाया और फिर मुड़कर चला गया। ताली ताली ताली। हुआंग डैमिंग के जाने के 1 मिनट से भी कम समय बाद किसी ने तुरंत उत्साहवर्धन हेतु ताली बजानी शुरू कर दी। हे भगवान! भाई, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे सुरक्षा प्रमुख कॉमरेड हुआंग डैमिंग भी आपको अलग नजरिए से देखते हैं। ऐसा लगता है कि आपके अंदर कुछ गहराइयां हैं जिन्हें आपने छिपा रखा है, यहाँ तक कि आपका संबंध तियानियों समूह की शीर्ष सुंदरी राष्ट्रपति नानगोंग से भी है। किसने सोचा होगा, भाई? भीड़ में से जिया झेंजिंग आगे बढ़े, उनका मुंह मुस्कुराहट से भरा था और वे ताली बजा रहे थे। आप मेरी चापलूसी कर रहे हैं, भाई जिया। मैं कहीं भी उतना कुशल नहीं हूं। लिन ज़िफेग ने विनम्रता से कहा, अगर मैं आपकी आधी भी अच्छी बनूं तो यह मेरे लिए उल्लेखनीय होगा। आपके दादाजी की दादी के दादा, आपके पास शब्दों का एक तरीका है। मुझे ये पसंद है। लिन ज़िफेग की प्रशंसा सुनकर सुरक्षा दल के नेता जिया झेंजिंग ने घृणा से आंखें सिकोड़ते हुए बड़ी मुस्कान दी। चलो भी, एक सिगरेट पी लो भाई जिया। लिन ज़िफेग ने अपनी जगह जानते हुए अपनी जेब से सिगरेट निकाली और प्रत्येक व्यक्ति को एक सिगरेट दी। कुछ ही क्षणों में उनके रिश्ते में गुणात्मक सुधार आ गया। ऐसा लगता है कि सिगरेट वास्तव में बहुत उपयोगी थी। जिया झेंजिंग ने औपचारिकता निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने विहान द्वारा दी गई सिगरेट ले ली और विहान के कंधों पर अपना हाथ रख दिया, जिससे ऐसा लगा कि वे करीबी दोस्त हैं। जल्दी करो, यहाँ हमारे नए छोटे भाई के लिए जगह बनाओ। अब से हम सब भाई हैं। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो अपने भाई जिया से संपर्क करें। अगर मैं इसे संभाल सकता हूं तो मैं निश्चित रूप से इसके बारे में अस्पष्ट नहीं रहूंगा। धन्यवाद भाई जिया। जहां तक लोगों के बीच संबंधों की बात है, विहान बहुत ज्यादा उधम नहीं मचाते थे। आखिरकार घर से बाहर हर किसी को कठिनाई का सामना करना पड़ा है, तो फिर ऐसा व्यवहार क्यों करें कि आप दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हैं? क्या आपको लगता है कि दिखावा करने से आपको सम्मान या स्नेह मिलेगा? तुम्हें पता ही नहीं था कि हर कोई तुम्हें मूर्ख समझता है। भाई, तुम्हारा नाम क्या है? आपका जन्म किस वर्ष में हुआ था? आप कहां से हैं? आपको देखकर ऐसा नहीं लगता कि आप यहां सुरक्षा गार्ड बनने आए हैं। ईमानदारी से बताऊं तो क्या आपकी नज़र कंपनी में किसी अजीब स्थिति पर थी? यदि ऐसा है तो चिंता न करें, बस मुझसे, अपने भाई से अच्छी तरह बात करें। मैं शायद मदद करने में सक्षम हो सकूं। अपनी तरफ देखो भाई जिया, तुम क्या बात कर रहे हो? मेरे जैसा बेचारा असफल व्यक्ति किसी को कैसे पसंद कर सकता है? यदि मैंने ऐसा किया भी तो क्या मुझ में उन्हें पाने की क्षमता है? विहान जल्दी ही गिरोह में शामिल हो गया। उसकी बातचीत में एक मजदूर जैसी भावना झलक रही थी। मैं विहान हूं, 25 साल का, एक गरीब और बदसूरत परिवार से हूं। मैं यहाँ कुछ दिन सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करने के लिए आया हूं। अब से मुझे बस इतना चाहिए कि भाई जिया मेरा थोड़ा ध्यान रखें। भाई, तुम बहुत विनम्र हो रहे हो। हम सब यहाँ बस अपनी जीविका चलाने की कोशिश कर रहे हैं। एक दूसरे का ख्याल रखने की इतनी सारी बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम भाई हैं। लिन ज़िफेग ने सबसे पहले सभी को सिगरेट बांटी, फिर गर्मजोशी से मिले।
इन अपरिष्कृत सुरक्षा गार्डों के साथ वह आसानी से घुल मिल गया। लोग उत्सुकता से विहान को होडोयोशी युई की नवीनतम फिल्म देखने के लिए ले गए। लिन ज़िफेग खुद को संत नहीं मानते थे, लेकिन फिर भी वह इस स्थिति में कुछ हद तक अनिच्छुक थे। भाई, मैं इससे अधिक कुछ नहीं कहूंगा। यह आपका यहाँ पहला दिन है, इसलिए मैं आपको अच्छी चीजों से परिचित कराऊंगा। ये मेरे प्रिय खजाने हैं जिन्हें मैं आमतौर पर साझा नहीं कर पाता, लेकिन चूंकि आप यहाँ हैं, इसलिए मुझे उन्हें बाहर ले जाना होगा ताकि हर कोई इसका आनंद ले सके। आज रात मैं तुम्हें मौज मस्ती के लिए बाहर ले चलूंगा। मैंने सुना है कि शहर में कुछ नए रेस्तरां खुले हैं, वहां की लड़कियां निश्चित रूप से बेहतरीन हैं। जिया झेनजिंग, जो हमेशा से एक अच्छा दोस्त रहा है, जब भी महिलाओं का जिक्र होता था तो वह तुरंत खुश हो जाता था, उसकी भौहें खुशी से उठ जाती थीं। तुरंत ही सभी ने हंगामा करना शुरू कर दिया और विहान को फिल्म देखने के लिए घसीटने पर जोर देने लगे। हालांकि लिन ज़िफेग के जोरदार अनुरोध पर वे अनिच्छा से इससे बचने के लिए सहमत हो गए। भाई जिया, मैं पहली बार यहाँ आया हूँ, मुझे सामान लेने ले चलो। अन्यथा वह बेवकूफ हुआंग बाद में मुझे परेशान कर सकता है। हमारे पास बाद में बहुत समय होगा, है ना? चूंकि यही मामला है, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। अगली बार हम इसका आनंद लेना जारी रख सकते हैं, जिया झेनजिंग ने कहा। जैसे ही उसने अपनी बड़ी नाक को खींचा, ऐसा लग रहा था कि वह कभी भी सभी भूगरों को खोदकर बाहर नहीं निकाल पाएगा। यहां तक कि हमेशा शांत रहने वाले विहान को भी थोड़ी घृणा महसूस हुई। दोस्तों, आप इसे जारी रखें। मैं पहले अपने नए भाई लिन को सुसज्जित करवाऊंगी और उसके बाद हम साथ मिलकर आनंद लेंगे, जिया झेनजिंग ने घोषणा की। जिया झेनजिंग काफी उदार थे। सभी को सूचित करने के बाद उन्होंने विहान के कंधे पर हाथ रखा और तियानियो समूह के गोदाम की ओर चल पड़े। सच बताऊं तो इस बेवकूफ द्वारा गले लगाए जाने से, खासकर जब वह अपनी नाक खुजा रहा था, विहान को काफी असहज महसूस हुआ। भाई, अब से बस मेरे पीछे आओ। मैं 15 वर्षों से इस समूह में हूं। चाहे वरिष्ठता हो, अनुभव हो या योगदान हो, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। यहां तक कि उस हुआंग बेवकूफ को भी मेरे सामने झुकना पड़ा। उद्धरण चिन्ह। पूरे रास्ते में जिया झेनजिंग विहान के सामने शेखी बघारने से खुद को नहीं रोक सकी, और जब भी वे किसी सुंदर लड़की के पास से गुजरते तो वह अपनी बड़ाई करती ताकि खुद को ऊंचा और शक्तिशाली दिखा सके। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि वह इतने वर्षों से कंपनी में कार्यरत थे। जब भी कोई नया व्यक्ति आता था तो उसके सामने अपना अधिकार जताना तर्कसंगत होता था। विहान इस बात को काफी अच्छी तरह समझते थे। 15 अध्याय 15 उनसे घृणा करना जो कभी नहीं मरते। 15 अध्याय 15 उनसे घृणा करना जो कभी नहीं मरते। अध्याय 15 तिरस्कार आपको नहीं मारेगा। हॉल पार करके लिफ्ट में प्रवेश करने के बाद संयोगवश कंपनी के वित्तीय निदेशक झांग झीक्सी भी लिफ्ट का इंतजार कर रहे थे। सुप्रभात निदेशक झांग। लगभग हर बड़ी कंपनी में यह अजीब आदत होती है, जब आप किसी उच्च पदस्थ अधिकारी से मिलते हैं तो आपको गर्मजोशी से खड़े होकर उनका अभिवादन करना होता है। यद्यपि यह एक सती अनुष्ठान है, लेकिन इसे पूरी तरह से निभाया जाना चाहिए। बिल्कुल। भले ही जिया झेनजिंग लंबे समय से कंपनी में घुल मिल रहा था, फिर भी उसे ये विनम्र और अच्छे व्यवहार वाले शब्द कहने पड़े। सुप्रभात निदेशक झांग। जिया झेनजिंग एक आज्ञाकारी पोते की तरह आधे दिन तक यूं ही घूमता रहा। अब उसका चेहरा तुरंत बदल गया, वह कान से कान तक मुस्कुराने लगा। इसके अलावा उसकी छोटी आंखें झांग झीक्सी की छोटी स्कर्ट में झांकती रहती थीं, खासकर आज, क्योंकि उसने एक खुला ओएल ऑफिस लेडी पोशाक पहना हुआ था, जिससे उसकी छाती पर नाजुक सफेद त्वचा के बड़े हिस्से दिखाई दे रहे थे। वे तीनों एक ही समय पर लिफ्ट में चढ़े। निर्देशक झांग झीक्सी ऐसे लोगों से बिल्कुल भी निपटना नहीं चाहते थे। एक निम्न स्तरीय सुरक्षा गार्ड और एक कंपनी का वित्तीय निदेशक। आप मुझे बताएं, क्या ये दो प्रकार के लोग एक साथ आ सकते हैं? झांग झीक्सी ने जिया झेनजिंग पर तिरस्कार भरी नजर डाली। फिर उसने जिया झेनजिंग के पीछे खड़े विहान की ओर हल्की सी नजर डाली और फिर ठंडे स्वर में अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया। तस्क तस्क, अगर कोई अंतराल होगा तो आग लग जाएगी। झांग झीक्सी के पीछे खड़ी जिया झेनजिंग ने धीमी आवाज में प्रशंसा की। लेकिन इसके तुरंत बाद निदेशक झांग ने अपना सिर घुमाया और उन्हें भयंकर निगाहों से देखा। हालांकि लिन ज़िफेग जिया झेनजिंग से पूछने ही वाले थे कि उन्होंने क्या कहा था, जब दुर्भाग्य से ये बेहद अजीब दृश्य खुद निर्देशक झांग ने देखा।
विहान झांग शिक्सी की लगभग आग उगलती निगाहों का सामना करते हुए अचानक शब्दों के लिए असमर्थ हो गया। उसने अपना हाथ उठाया और निगल लिया, लेकिन वह निदेशक झांग देखने से भी कतराने लगी। निदेशक झांग की आदमखोर निगाहों को देखकर क्या ऐसा हो सकता है कि उन्होंने पहले की टिप्पणी को उनके अपने शब्द समझ लिया हो? लिन जिफेग ने विचार किया, लेकिन विहान को पूरी तरह से आश्चर्य इस बात से हुआ कि इस समय जिया झेनजिंग, वह गैरजिम्मेदार आदमी, अचानक पेट दर्द से चिल्लाया। फिर वह बेशर्मी से लिफ्ट के फर्श पर बैठ गया। आउच! भाई जिया, तुम्हें क्या हुआ है? तुम ठीक हो? भाई जिया, क्या ये गंभीर है? विहान उसकी मदद करने के लिए दौड़े, लेकिन कौन जानता था कि यह कमीना विहान को थप्पड़ मार देगा। विहान की ओर मुंह बनाते हुए उसने उसे एक इशारा भरी नजर से देखा। इससे विहान थोड़ा अचंभित रह गया। क्या ऐसा हो सकता है कि मदद करने का उनका प्रयास भी गलत था? लेकिन अगले ही पल उसे इसका पता चल गया। ये बूढ़ा बदमाश वास्तव में अपनी कामुक निगाहें निर्देशक झांग झीक्सी की ओएल शॉर्ट्स पर गड़ाए हुए था। कामुक इरादे से भरा चेहरा दिखाना। एक पल में विहान पूरी तरह से उसके अधीन हो गया। तो क्या महिलाओं को रिझाना और रोमांटिक माहौल बनाना भी इस तरह हो सकता है? यह अपने पीछे अजीब आवाजें सुनकर झांग शिक्सी सहज रूप से पीछे मुड़ी। लेकिन दुर्भाग्य से उस समय जब विहान जिया झेनजिंग की मदद करने के लिए नीचे झुका तो उसने उत्सुकता से झांग झीक्सी की छोटी स्कर्ट पर नजर डाली। तुरंत ही उनकी दोनों ज्वलंत निगाहें एक दूसरे से मिली और विहान असहज स्थिति में फंस गए। उन्हें समझ नहीं आया कि क्या कहें। झांग शिक्सी ने गुस्से से देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि नया लड़का इतना बेशर्म होगा। वह बड़े कदमों से आगे बढ़ी, उसकी निगाहें विहान पर ठंडी नजरें गड़ाए रहीं। हालांकि तियानयू ग्रुप में वित्त और संपत्ति के निदेशक के रूप में झांग झीक्सी ने कई वर्षों तक कॉर्पोरेट जगत में संघर्ष किया था। उसका चरित्र एक साधारण शुद्ध हृदय वाली लड़की से बहुत दूर था। वह न तो चिल्लाए, न ही बिना रुके अपनी मुट्ठियां भांजते हुए आगे बढ़ी, बल्कि उसने अपनी आंखों से अत्यंत तिरस्कारपूर्ण रवैया व्यक्त किया। आखिरकार विशाल कंपनी के भीतर हर कोई खुले और गुप्त संघर्षों में शामिल था, और कौन जानता है कि कितने लोगों ने वित्त और संपत्ति के निदेशक के रूप में उसके पद के लिए लालसा की थी। यदि कोई व्यक्ति कोई समस्या या घोटाला पैदा करता है तो इससे कंपनी की छवि खराब होगी, जो उसके अपने हितों और भविष्य के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए झांग शिक्सी शांत और तर्कसंगत बनी रही। इस समय जिया झेनजिंग भी खड़ा हो गया, शिकायत की तस्वीर देख रहा था, अपने हाथों से अपने पेट को ढंक रहा था, ऐसा अभिनय कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही न हो। विहान भी अब उलझन में था, वह दुविधा में फंसा हुआ महसूस कर रहा था। यदि वह इस मुद्दे को सुलझाने के लिए आगे आए तो वह निश्चित रूप से जिया झेनजिंग को नाराज कर देगा, लेकिन यदि वह मामले को स्पष्ट नहीं करेगा तो वह अपना मुंह कहां रखेगा? विहान ने समाधान का प्रयास करने के लिए हाथ उठाया, लेकिन झांग झीक्सी ने पहले ही उसे अपनी नजरों में विकृत व्यक्ति करार दे दिया था। उसकी निगाहें घृणा से भर गई थीं और उसने विहान को घूर कर देखा। डायरेक्टर, आपको मेरी तरफ ऐसे देखने की जरूरत नहीं है, मैंने तो आपकी गांठ की तरफ भी नहीं देखा। लिन जिफेग ने चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। फिर भी इस कथन ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी जैसे कि कहावत हो कि एक दोषी विवेक को किसी अभियुक्त की आवश्यकता नहीं होती। क्या झांग झीक्सी ने कहा कि उसने उसके नितंबों को देखा? क्या झांग शिक्सी ने सीधे तौर पर उनका नाम लेकर उन पर आरोप लगाया? नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। क्या यह अप्रत्यक्ष रूप से यह स्वीकार करना नहीं था कि उसने उसके नितंबों को देखा था? तुम क्या बात कर रहे हो, बच्चे? जिया झेनजिंग ने तुरंत बीच में ही टोक दिया, और झांग शिक्सी ने उसे एक ठंडी नजर से देखा। उसकी आंखें क्रोध और अपमान से भरी थीं। तब तक लिफ्ट के दरवाजे खुल चुके थे और जैसे ही वह बाहर निकली, झांग झीक्सी की नाराजगी भरी निगाहों ने विहान को काफी असहज कर दिया। धत्तेरी की, वह औरत पागल है। उसने अपने शॉर्ट्स के नीचे एक जोड़ी पैंटी भी पहनी हुई थी। मैंने कुछ भी नहीं देखा। ये क्रोधित करने वाला है। जिया झेनजिंग का चेहरा दुखद क्रोध की तस्वीर था। तो फिर तुम अभी क्यों मुंह खोले खड़ी थी? विहान ने चिढ़कर कहा, गलतफहमी को समझाने में बहुत आलसी था। आखिरकार तियानयू समूह बहुत बड़ा था और पारस्परिक संबंध बेहद जटिल थे। इतने सारे आकस्मिक मुठभेड़ों को सुलझाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। गलतफहमी को वैसे ही रहने दे जैसा वह था। मैंने अपना मुंह खोला क्योंकि उसने पैंटी पहनी हुई थी। मैंने कुछ नहीं देखा। आपने क्या सोचा?
जिया झेंजिन की आंखें उभरी हुई थीं, उसका व्यवहार बेशर्म था, उसकी छोटी छोटी आंखें इधर उधर घूम रही थीं। विहान को अब पूरी तरह से पता चल गया था कि वह किस तरह का व्यक्ति था और वह बस हल्के से मुस्कुराया। अब उसने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सचमुच यह अनुमान नहीं लगाया था कि हुआक्सिया में ऐसे अपमानजनक चरित्र मौजूद हैं। ताक झांक को इतने घृणित स्तर तक ले जाया गया है, सचमुच यह एक विचित्रता है। भाई, हमारी कंपनी में आश्चर्यजनक सुंदरियों की कोई कमी नहीं है। अगर किसी दिन तुम्हें ऐसा करने की इच्छा हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें कुछ तरकीबें जरूर सिखाऊंगी जो जरूर काम करेगी। जिया झेंजिंग ने लिन जिफेग के कंधे पर हाथ रखते हुए, शेखी बघारते हुए और हवा में तीर चलाते हुए कहा। छोड़ो भी, जिया जैसी अनुभवी प्रेमिका के साथ तुम्हारा कौशल बहुत शक्तिशाली होना चाहिए। मुझे संदेह है कि मुझमें उन्हें सीखने की क्षमता है। ओह, अब छोड़िए भी, कैसे उबाओ, अब हम भाई हैं। मैं अकेले ही सब चीजों का आनंद कैसे ले सकता हूं? जब तक मेरी थाली में खाना है तुम्हें भी उसमें हिस्सा अवश्य मिलेगा। आज रात मेरे साथ बाहर जाकर अच्छा समय बिताने के बारे में क्या ख्याल है? आप कितने उदार हैं। लेकिन आपने अभी मेरी भावनाओं पर विचार क्यों नहीं किया? किसी की स्कर्ट के नीचे झांकने जैसा घृणित और नीच कृत्य आप कर सकते हैं। आप मुझे इससे क्या अच्छा सिखा सकते हैं? तुम्हारा अनुसरण करने से मुझे पीढ़ियों तक दुर्भाग्य ही मिलेगा। लिन जिफेग ने असहाय होकर अपनी आंखें घुमाई और फिर एक सिगरेट निकाली और जिया झेंजिन के लिए उसे जलाया। भाई, मैं तुम्हें बता दूं, मुझे सब पता है कि हमारी कंपनी में किसके नितंब सबसे बड़े और छाती सबसे भरी हुई है। मैं तो उनके अंडरवियर का रंग भी जानता हूं, विश्वास करो या नहीं। जिया झेंजिंग ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, सिगरेट का एक गहरा कश लिया, विहान के सामने अपने दिल की बात कहने लगा, ऐसा अभिनय कर रहा था जैसे उसने व्यक्तिगत रूप से कंपनी के प्रत्येक कर्मचारी के अंडरवियर का निरीक्षण किया हो। हे, पता चला कि जिया को वहां काफी शौक है। तो मुझे बताए, सीयू नानगोन का अंडरवियर किस रंग का है? और वह किस साइज का कप पहनती है? 16 अध्याय 16 लोलिता लड़की हुआ बुकी 16 अध्याय 16 लोलिता लड़की हुआ बुकी। हे, मैं वास्तव में नहीं जानता भाई, लेकिन आपको ये समझना होगा कि देवी नानगोन कंपनी के हर पुरुष के लिए सपनों की महिला है। अगर मैं आज बारी से बाहर बोलूं तो शायद ज्यादा देर नहीं लगेगी जब तुम्हें मेरी लाश उठानी पड़ेगी। जिया झेंजिंग भी मूर्ख नहीं थी। उसने चेहरे पर असहाय भाव लिए कंपनी में चारों ओर नजर दौड़ाई। ऐसा लगता है कि इस असाधारण व्यक्ति को भी कोई न कोई ऐसा व्यक्ति था जिससे वह डरता था। हे, मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि अनुप्रीता का कंपनी में इतना बड़ा प्रभाव होगा, इस हद तक कि यहाँ तक कि पुराने समय के जिया झेंजिंग भी उनका अनादर करने की हिम्मत नहीं करेंगे। ऐसा लगता है कि मैंने सचमुच गलती कर दी है। मुझे डर है कि आने वाले दिनों में राष्ट्रपति नानगोन निश्चित रूप से मेरे लिए चीजें मुश्किल बना देंगे। अपना सामान उठाने के बाद दोनों ने सहजता से बातचीत की और फिर अपने अपने स्थानों पर चले गए। आज विहान भाग्यशाली था। चूंकि यह काम पर उनका पहला दिन था, इसलिए उन्हें कोई उचित शिफ्ट नहीं दी गई, बल्कि उन्हें कुछ सुरक्षा मैनुअल दिए गए ताकि वे स्वयं को कॉर्पोरेट सुरक्षा गार्ड के जीवन रक्षा कानूनों और पेशेवर नैतिकता से परिचित करा सकें। लिन जिफेग को भी यह अजीब लगा। क्या सुरक्षा गार्ड होने का मतलब कंपनी के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए कुछ लड़ाकू शक्ति का उपयोग करना नहीं है? ऐसा लग रहा था जैसे वह सीईओ पद के लिए चुनाव लड़ रहे हों। बाद में लिन जिफेग को पता चला कि यह सब कॉमरेड दामिंग का काम था, और मुझे नहीं मालूम कि उसने कितने लोगों को परेशान किया। चूंकि यह विहान का काम पर पहला दिन था, इसलिए उन्होंने केवल मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा, क्योंकि उन्हें टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं था, और बाहर जाने से पहले सभी का अभिवादन किया। जब वह सामने के दरवाजे से बाहर निकल रहा था तो संयोग से उसकी मुलाकात उस डरावने आदमी से हो गई जिसे कल उसने बुरी तरह से परेशान किया था। ये लड़का कल विहान द्वारा लगभग मूर्ख बना दिया गया था, और जब उसने विहान की मुस्कुराती आंखों को देखा तो उसने एक डरी हुई छोटी लड़की की तरह प्रतिक्रिया व्यक्त की, विहान से बात करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं की। जब उसने विहान को सुरक्षा वर्दी में देखा तो वह डरावना आदमी पहले तो स्तब्ध रह गया, फिर उसने अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया, ऐसा दिखावा करते हुए कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे कल का दृश्य अभी भी उसके दिमाग में ताज़ा है। लिन जिफेग मुस्कुराया, एक सिगरेट निकाली और उस हटे कट्टे आदमी की तरफ उछालते हुए हंसते हुए बोला, यार, कल के लिए माफ करना, सब गलतफहमी थी।
चूंकि लिन जिफेग उससे बात कर रहा था, इसलिए वह हट्टा कट्टा आदमी मूर्ख नहीं था। आखिरकार हर कोई वहां सिर्फ जीविका कमाने के लिए था, और चूंकि वे एक दूसरे से फिर मिलेंगे, तो इसमें इतनी बड़ी बात क्यों बनाई जाए। विहान द्वारा फेंकी गई सिगरेट को स्वीकार करते हुए वह सख्त आदमी मुस्कुराया, विहान का अभिवादन किया और चुपचाप चला गया। हे, ये लड़का दिलचस्प है, बिल्कुल ईमानदार, दोस्ती करने लायक, लिन जिफेग ने खुद से कहा, और सिगरेट मुंह में दबाए निकलने ही वाला था कि अचानक तियानियो ग्रुप के मुख्य द्वार से ज्यादा दूर नहीं एक स्पोर्ट्स कार तेजी से लिन जिफेग की ओर आ रही थी। स्पोर्ट्स कार की गति सीमा से 100 मील प्रति घंटे अधिक थी। कंपनी के पास व्यस्त क्षेत्र में इतनी लापरवाही से गाड़ी चलाने की हिम्मत करना पूरी तरह से कानून के विरुद्ध था। विहान की आंखें तेज थीं और उन्होंने तुरंत अंदर बैठी एक युवा लड़की को देखा, जिसने बड़े आकार का धूप का चश्मा पहना हुआ था जो उसके छोटे चेहरे के लगभग 1/3 हिस्से को ढक रहा था, और उसके कानों में एप्पल डायमंड हेडफोन थे जो पिछले कुछ वर्षों में बहुत लोकप्रिय थे। उसके शुद्ध और सुंदर लंबे बाल तेज गति से चल रही कार के कारण हवा में लहरा रहे थे। उसके होंठ लाल और दांत सफेद थे तथा उसका चेहरा तरबूज के बीज जैसा और त्वचा सफेद और नाजुक थी। जाहिर है, यह अराजक युवती अपना फोन ब्राउज कर रही थी, गेट से कुछ ही दूरी पर खड़े विहान से पूरी तरह अनजान थी। यदि आपको पता हो कि कोई स्पोर्ट्स कार आ रही है, तो कौन गेट पर खड़े होने की हिम्मत करेगा? क्या ये मुसीबत को आमंत्रित करना नहीं है? जैसे ही स्पोर्ट्स कार तेज गति से हवा के फटने की आवाज के साथ पास आए, लिन जिफेग के लिए भागने में बहुत देर हो चुकी थी। लड़की एक धुन गुनगुना रही थी, और जब उसने अचानक अपना प्यारा सा सिर उठाया और गेट पर खड़े एक सुरक्षा गार्ड को देखा, तो उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया। जल्दी, रास्ते से अलग हटें, हटो, हटो। खासकर क्योंकि कार बहुत तेज चल रही थी, ये स्पष्ट था कि लड़की समय पर नहीं रुक पाएगी। वह पीला चेहरा, जो जवानी की हरियाली से रंगा हुआ था, अब सफेद होने लगा था। आह, मैं किसी को मारने जा रहा हूं, मैं किसी को मार डालूंगी। लड़की ने अचानक ब्रेक लगा दिए, लेकिन कार इतनी तेज चल रही थी कि रुकना मुश्किल था, और वह पागलों की तरह चिल्लाने लगी। वाह! तेज गति से दौड़ती स्पोर्ट्स कार एक तनी हुई धनुष से छोड़े गए तीर की तरह थी, जिसकी आवाज हवा में आकाश को चीरती हुई निकल रही थी। एक पल में वह विहान की छाया से टकरा गया। धमाका! कार के अंदर बैठी लड़की के कानों में एक जोरदार गर्जना गूंजी। स्पोर्ट्स कार ने कूड़ेदान को सीधे उड़ा दिया। लड़की ने जान बचाने के लिए ब्रेक लगाए, लेकिन अत्यधिक गति के कारण कार कुछ दूर तक फिसलती रही, जिससे स्पोर्ट्स कार लगभग 10 मीटर तक घिसटती रही और कंपनी के मुख्य प्रवेश द्वार से कुछ ही दूरी पर जाकर रुक गई। मैंने किसी को मार डाला है, मैंने किसी को मार डाला है। क्या मैंने सचमुच किसी को मार डाला है? कार में बैठी लड़की पसीने से तरबतर, पहले से ही बुरी तरह डरी हुई थी, उसका चेहरा पूरी तरह से आतंक से भरा हुआ था। स्टीयरिंग व्हील पकड़े हुए उसके सुंदर और नाजुक हाथ कांपने लगे, उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह सचमुच ये कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि आज उसके साथ ऐसा दुर्भाग्य घटित होगा। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका से लौटने के बाद उन्हें कल एक प्रशंसक हस्ताक्षर समारोह में भाग लेने के लिए बुलाया गया था, लेकिन अब सब कुछ बदल गया था। उसने लापरवाही के एक क्षण में अनजाने में किसी की हत्या कर दी थी। क्या इतने वर्षों में उसके द्वारा बनाए गए सभी प्रशंसक अब बर्बाद नहीं हो गए हैं? और मीडिया अपनी सनसनीखेज कहानियों से रातों रात उनकी प्रतिष्ठा और सम्मान को क्या बना सकता है? और जिसे उसने अभी अभी मारा था वह एक सुरक्षा गार्ड था। इतनी तेज गति के साथ कौन जानता था कि अब उसमें कुछ बचा भी होगा या नहीं। शायद अब उसका सिर उसकी जांघों से अलग हो गया था। युवा लड़कियों की कल्पना शक्ति वास्तव में अधिकांश लोगों की तुलना में अधिक मजबूत होती है, विशेषकर उस लड़की के लिए जो अनेक लोगों की प्रशंसा और प्रशंसा के बीच रहती थी, जो हर दिन अपनी संभावित उपलब्धियों के सपने देखती थी। लेकिन इस दृश्य ने उसे लगभग पागल कर दिया था। लड़की का नाम हुआ बुकी था, जो विदेश से लौटी एक छोटी सी लड़की थी, एक गायिका थी जिसकी देश और विदेश दोनों जगह थोड़ी बहुत प्रसिद्धि थी, जिसने अपने परिवार के साथ मिलकर घरेलू स्तर पर काफी ख्याति अर्जित कर ली थी। वह अनुप्रीता की चचेरी बहन थी, उनके पिता तियानियो समूह के बोर्ड सदस्यों में से एक थे। अपने परिवार के वर्षों के निवेश से हुआ बुकी को कुछ सफलता भी मिली। वह आज पहली बार अपनी चचेरी बहन अनुप्रीता से मिलने आई थी, जिसे उसने 2 साल से नहीं देखा था, और कल एक प्रशंसक हस्ताक्षर समारोह की तैयारी कर रही थी। लेकिन जो घटनाएं घटी, उनसे उसके जीवन की दिशा बदलने की संभावना थी।
हुआ बुकी को बहुत अफसोस हुआ। उसकी आंखों से लगभग आग निकल रही थी। आज वह इतनी बदकिस्मत क्यों थी? टैरो कार्ड रीडिंग की प्रशंसक हुआ बुकी को इस बात का विशेष अफसोस था कि उसने घर से निकलने से पहले अपना भाग्य नहीं देखा। अब देखो, उसने किसी को मार डाला था, है ना? जबकि लोलिता लड़की हुआ बुकी पछतावे में डूबी हुई थी, विहान जमीन से उठे और अपनी बुरी किस्मत को कोसने लगे कि जब वह सिगरेट पीने के लिए प्रवेश द्वार पर खड़े थे तो उन्हें कार ने टक्कर मार दी थी। ये कैसा मजाक था? क्या भाग्य उसके साथ जीवन की बम्पर कारों का खेल खेल रहा था? अपने ऊपर से धूल झाड़ते हुए विहान स्पोर्ट्स कार की ओर बढ़े। वह देखना चाहता था कि यह लड़की कैसे गाड़ी चला रही है। क्या त्यानियु समूह के प्रवेश द्वार पर गाड़ी चलाना वास्तव में इतना दिखावटी था? दूसरों के जीवन को मजाक की तरह लेना। सौभाग्य से आज वह वही था। यदि वह कोई बच्चा या बुजुर्ग महिला होती तो यह एक दुखद दृश्य होता। भले ही वह एक अमीर व्यक्ति था जो स्पोर्ट्स कार चला रहा था, लेकिन अमीर लोगों के लिए बुनियादी शिष्टाचार के रूप में इस तरह के दिखावे की भी एक सीमा होनी चाहिए, है ना? निश्चित रूप से अमीर होने का मतलब इस तरह खेलना नहीं है। 17 अध्याय 17 सिर्फ एक चाचा 17 अध्याय 17 सिर्फ एक चाचा अध्याय 17 सिर्फ एक चाचा। इस समय हुआ बुकी का नाजुक चेहरा पीला और चमकहीन था। वह निराश दिख रही थी, मानो उसकी आत्मा विलीन हो गई हो। शायद जिस किसी ने भी ऐसी घटना का अनुभव किया होगा उसका हाल उससे बेहतर नहीं हुआ होगा, है ना? विहान धीरे धीरे स्पोर्ट्स कार के पास पहुंचे और गुड़िया जैसे चेहरे वाली लड़की को सदमे की स्थिति में देखा। उसने कार का दरवाजा थपथपाया। अरे अरे बहन, आप कार कैसे चलाती हैं? लिन जिफेग ने उनके दृष्टिकोण को सज्जनतापूर्ण माना क्योंकि वह गाली देने से बचने में कामयाब रहे, जो काफी उल्लेखनीय था। आह भूत, दूर जाओ, यह मेरी गलती नहीं थी। भूत दोषियों के अपने कर्ज हैं और अन्याय करने वालों के अपने दावेदार हैं। कृपया मुझे मत ढूंढिए। मेरा वास्तव में यह मतलब नहीं था। सबसे खराब स्थिति यह है कि मैं हर नए साल में आपके लिए कुछ अतिरिक्त पेपर मनी जला दूंगा, ठीक है? अचानक विहान की लंबी और धीमी आवाज हुआ बुकी के कानों तक पहुंची, जिससे युवा लड़की इतनी चौंक गई कि उसे लगा कि उसने एक भूत देखा है। वह लगातार चिल्ला रही थी, कार की सीट पर पीछे की ओर झुकी हुई थी और उसकी आंखें कसकर बंद थीं। और उसने कार पर रखी एक छोटी सी कपड़े की गुड़िया को विहान पर फेंकना भी शुरू कर दिया। क्या एक वयस्क व्यक्ति को अभी भी कपड़े की गुड़िया पसंद आती है? लिन जिफेग वास्तव में शर्मिंदा था। देखो बहन, क्या तुमने कभी दिन के उजाले में इतना सुंदर भूत देखा है? लिन जिफेग हैरान रह गया। दुर्घटना का कारण वह स्वयं थी, फिर भी वह ऐसा दिखावा कर रही थी। और करीब मत आओ, मैं आपसे विनती करता हूं, और करीब मत आइए। मैं आपको बता दूं, मैं ईश्वरीय संरक्षण में हूं, और यदि आप फिर से मेरे पास आने की हिम्मत करते हैं तो मुझे ये सुनिश्चित करने के लिए क्रॉस का उपयोग करने के लिए दोष न दे कि आप कभी भी शांति से आराम नहीं कर पाएंगे। हुआ बुकी ने चिल्लाते हुए कहा, भोलेपन से यह विश्वास करते हुए कि क्रॉस राक्षसों और भूतों को भगा सकता है। शायद बचपन से ही उसे जो विदेशी शिक्षा मिली थी उससे वह मूर्ख बन गई थी। अरे अरे अरे, मुझे ठीक से देखो, मैं कोई भूत नहीं हूं। अच्छी तरह देखो, लिन जिफेग ने उत्सुकता से आग्रह किया। लेकिन जितना अधिक विहान इस तरह से व्यवहार करता उतना ही अधिक हुआ बुकी भयभीत हो जाता। उसने अपनी आंखें पीछे घुमा ली और बेहोश हो गई। उसकी सांसें बहुत तेज हो गईं, मानो उसकी उभरती हुई छाती ऊपर नीचे हो रही हो और वह बाहर की बजाय अंदर की ओर अधिक सांस ले रही हो। लानत है! क्या उसे ऑक्सीजन की कमी है? क्या मैं उसे तब तक झटका दे सकता था जब तक वह बुरी तरह डर न जाए? लिन जिफेग का दिल बैठ गया। चिकित्सा ज्ञान के अनुसार अत्यधिक घबराहट में ऑक्सीजन की कमी के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाना भी संभव था, और ऐसे मामले असामान्य नहीं थे। खून खराबे और आग के बीच 5 साल के विदेशी अनुभव के साथ विहान इस क्षेत्र में काफी जानकार थे। अब दिन के उजाले में सुरक्षा कक्ष का वह हट्टा कट्टा आदमी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, और सबसे निराशाजनक बात यह थी कि त्यानियु समूह के पूर्वी गेट पर एक भी राहगीर नहीं दिखाई दे रहा था। एक भी सुरक्षा गार्ड नजर नहीं आया। ये तो बहुत गड़बड़ हो गया। युवा लड़की के गुलाबी गालों वाले लोली चेहरे को देखते हुए लिन जिफेग ने मुश्किल से निगला। शायद अब उसके पास उस एक कदम को अपनाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था।
जीवन दांव पर लगा था, कोई सहायता दिए बिना चुपचाप खड़ा नहीं रह सकता था। इसके अलावा उसकी हालत बहुत गंभीर थी और चिकित्सा कर्मियों के आने का इंतजार करने का मतलब था कि उसकी जान पश्चिमी स्वर्ग में चली जाएगी। वह युवा लड़की बहुत अधिक वृद्ध नहीं लग रही थी, उसका चेहरा बहुत ही प्यारा और कोमल था। उसने एक साफ सुथरी और सरल पोनीटेल बना रखी थी और उसके गोरे गालों पर हल्का मेकअप किया हुआ था। उसका फिगर विस्फोटक रूप से आकर्षक था, लेकिन उसकी जवानी और सुंदरता इन सब पर भारी थी। विहान को सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पर आया कि उसने अभी भी ऊंची एड़ी के जूते पहने हुए थे। वे एड़ियां 10 सेंटीमीटर ऊंची थीं। ऊंची एड़ी के जूते पहनकर गाड़ी चलाना अविश्वसनीय रूप से खतरनाक था, बिल्कुल अकल्पनीय। अब उसके कारण वह ऑक्सीजन की गंभीर कमी की स्थिति में थी। वह चुपचाप खड़ा होकर कुछ नहीं कर सकता था, है न? बचाव के कुछ प्रयासों के बाद धीरे धीरे लड़की की आंखें खुलने लगीं। वह अपने शरीर पर दबाव और विपरीत लिंग की गंध को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी। मेरे साथ क्या हो रहा है? क्या मैं सपना देख रहा हूं? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कोई पुरुष मुझ पर हमला कर रहा है और वह जबरदस्ती मेरे मुंह को चूम रहा है? क्या ये वही राजकुमार हो सकता है जिसका मैंने सपना देखा था? क्या मैं फिर से सपने देखने लगा हूं? चूंकि यह एक सपना है तो इसे और अधिक तीव्र होने दीजिए। मुझे आशा है कि मैं इस सपने से कभी नहीं जागूंगा। मैं अपने राजकुमार के साथ हमेशा सोना चाहती हूं। लड़की को अब शारीरिक प्रतिक्रिया का स्पष्ट एहसास हो रहा था। उसे विश्वास हो रहा था कि वह एक अद्भुत सपना देख रही है। आखिरकार इस उम्र में युवा लड़कियां अक्सर अपने राजकुमार के सपने देखती हैं। एक दिन की कल्पना करती हैं जब वे क्रिस्टल के जूते पहनेंगी, राजकुमारी की तरह कपड़े पहनेंगी और एक लंबा सुंदर राजकुमार उन्हें ले जाने के लिए 7 रंगों वाले बादल पर सवार होगा, बिल्कुल जर्नी टू द वेस्ट के दृश्यों की तरह। उसके दिल में सर्वोच्च खजाना। एक लड़की की युवावस्था के दौरान शारीरिक अवधि एक लड़के के युवावस्था के दौरान होने वाले रात्रिकालीन स्खलन के समान होती है। बहुत प्रसन्नता के साथ लड़की ने अपनी आंखें खोली तो देखा कि एक घिनौना आदमी उसके सुंदर शरीर के ऊपर लेटा हुआ है, उसे नोच रहा है और चूम रहा है। लड़की को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सब सच है। वह लंबे समय से कल्पना कर रही थी और फिर एक घृणित चाचा ने उसे छेड़ा। क्या ये वास्तव में हो रहा था? लड़की ने स्वयं को पूरी तरह से होश में लाने के लिए संघर्ष किया, लेकिन जब वह पूरी तरह से होश में आई तो वह हक्की बक्की रह गई। ये सचमुच एक घृणित चाचा था। 18 अध्याय 18 5 साल पहले की यादें 18 अध्याय 18 5 साल पहले की यादें अध्याय 18 5 साल पहले की यादें। तुम क्या कर रहे हो? तुम विकृत हो। हुआ बुकी ने डर के मारे चीखते हुए विहान के शरीर को दूर धकेल दिया। फिर क्रोध से भरी आंखों से उसने विहान को ऐसे देखा जैसे उसकी निगाहें उसे पहले ही 1000 बार मार चुकी हों। एक शुद्ध युवती के रूप में अपने वतन लौटने के पहले दिन अपने ही लोगों द्वारा हमला सहना कितना भयानक अपमान है। जब वह विदेश में रहती थी तो वह अक्सर लोगों से कहा करती थी कि हुआक्सिया के नागरिक सामंजस्यपूर्ण और स्थिर हैं तथा उनकी गुणवत्ता और स्वाद में कई स्तर की वृद्धि हुई है। लेकिन अब उसके साथ घटी इस घटना ने उसके देशवासियों के बारे में उसकी आंतरिक छवि को पूरी तरह से उलट दिया है। एक क्षण में ही हुआ बुकी का सिर ज्वालामुखी की तरह फूटने वाले विचारों से भर गया, उसका मन विचलित करने वाली और घृणित छवियों से भर गया। मैं तुमसे लड़ने वाला हूं, तुम कमीने, मैं तुमसे मरने तक लड़ूंगा। हुआ बुकी चिल्लाई और एक उन्मादी शेरनी की तरह विहान पर झपटी। अरे अरे, क्या आप मेरी व्याख्या सुनेंगे? ये वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। क्या आप पहले मेरी बात सुन सकते हैं? लिन ज़िफेग अब मुश्किल स्थिति में था, उसे खुद को समझाने के लिए मजबूर होना पड़ा। तुम जानवर हो, तुम बेशर्म प्राणी हो, तुम गंदे बदमाश हो। मैं आपके तथाकथित बहाने नहीं सुनना चाहता। मैं तुमसे मरते दम तक लड़ूंगा। हुआ बुकी की नाजुक आवाज अपने स्वाभाविक रूप से बच्चों जैसी और लोली टोन के साथ एक ऐसे बच्चे की तरह लग रही थी जो कभी बड़ा नहीं हुआ। अरे अरे, आपने मुझे गलत समझा है, क्या आप मेरा स्पष्टीकरण सुन सकते हैं? विहान ने उसे मजबूती से दबाया, उसे डर था कि वह उस क्षण की गर्मी में कुछ अपमानजनक कर सकती है। दुष्ट, तुम मेरी छाती पर दबाव डाल रही हो और फिर भी मुझसे उम्मीद कर रही हो कि मैं तुम्हारी बात सुनूं। हुआ बुकी की आंखों में आंसू आ गए। ये घिनौना आदमी बार बार उससे आग्रह कर रहा था कि वह उसकी बात सुने,
लेकिन तुम किसी और की छाती पर दबाव क्यों डाल रही हो? कम से कम तुम्हें तो जाने देना चाहिए। ओह, मुझे माफ करना। लिन ज़िफे को पता भी नहीं चला कि उसके हाथ उसकी छाती पर कैसे आ गए, और उसने जल्दी से उन्हें छोड़ दिया। मैं तुम्हें नीचे ले जा रहा हूं, तुम घृणित आदमी। एक बार रिहा होने के बाद हुआ बुकी और भी अधिक अनियंत्रित हो गई, एक ऐसी कर्कश महिला में बदल गई जो विहान को आधा स्पष्टीकरण भी नहीं देने देती थी। अरे मिस, मैंने पहले ही जाने दिया है, क्या अब आप मेरी व्याख्या सुनेंगी? याद, तुम बदमाश। मैं तो अब बड़ी हो गई हूं, आप किसे मिस कह रहे हैं? आप यहां मिस हैं, मेरी महिला, और मैं अच्छी तरह से विकसित हूं। हुआ बुकी ने स्पष्ट रूप से विहान के शब्दों को गलत समझा, ये सोचकर कि वह ये संकेत दे रहा था कि उसकी छाती छोटी है क्योंकि उसने उसे छुआ था। अपनी छाती फुलाकर और मुठ्ठियां भींचकर वह विहान पर टूट पड़ी और उससे मरते दम तक लड़ने का दृढ़ संकल्प किया। मेरा यह मतलब नहीं था, मैंने यह नहीं कहा कि आपकी छाती छोटी है। आपकी छाती बहुत बड़ी है, ठीक है। आह, बदमाश, तुम बहुत बदमाश हो, तुमने सचमुच मेरी छाती पर हमला किया, अब मैं तुमसे मरते दम तक लड़ूंगी। ऊंची एड़ी के जूते पहने हुआ बुकी के अंग उछल रहे थे और उसका नाजुक चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। धत्तेरी की, आपसे बात नहीं हो रही है। इस क्रोधित शेरनी को खुद को समझाने का कोई रास्ता न देखकर विहान ने घटनास्थल से भागने की तैयारी कर ली। आखिरकार एक बार कंपनी की सुरक्षा आ जाने पर चीजें और भी शर्मनाक हो जाएंगी। गलतफहमी दूर नहीं हुई थी, यह जरूरी था कि दर्शकों को ये बात न दिखाई जाए। दुष्ट, इधर वापस आओ। भागो मत। रुको। हुआ बुकी ने उसका पीछा किया, लेकिन ऊंची एड़ी के जूते में वह उसे पकड़ नहीं सकी और कुछ ही समय में लिन ज़िफे सड़क पर गायब हो गया। विहान असहाय था, भले ही वह पीड़ित था, वह खौफनाक आदमी बन गया था। लगभग आधे घंटे के हंगामे के बाद जब विहान चले गए, तब हुआ बुकी अंततः अपने उन्माद से शांत हुई। तब तक तियानयू से सुरक्षा दल का अधिकांश भाग आ चुका था, जिसके तुरंत बाद पुलिस अधिकारियों का एक बड़ा दल भी वहां पहुंच गया। हुआ बुकी को अत्यधिक सदमे में देखकर बिना रुके बदमाश बुदाबुदाते हुए सभी ने किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए छोटी राजकुमारी को जल्दी से अस्पताल भेज दिया। छाया में छिपकर विहान ने अपने माथे को छुआ और सोचा कि यह कैसी दुनिया है। यह सोचना गलत होगा कि सीपीआर करने के उनके प्रयास ने उन्हें एक घृणित बूढ़े व्यक्ति की प्रतिष्ठा दिला दी थी। अंत में विहान केवल असहाय होकर अपना सिर हिला सका और एक उदास अभिव्यक्ति के साथ चला गया। उसका ठंडा पोकर चेहरा उसके गालों पर फिर से उभर आया, जिससे वह बेहद ठंडा लग रहा था। जब वह मुख्य सड़क पर चल रहा था तो राहगीरों को उससे निकलती हड्डियों को कंपा देने वाली ठंड का स्पष्ट एहसास हो रहा था। विहान का स्वभाव स्वाभाविक रूप से ठंडा था, खासकर जब वह अकेला होता था। इस बार विहान सीधे अनुप्रीटा के विला की ओर नहीं गया, बल्कि झोगाई शहर के बाहरी इलाके की ओर भटकता रहा, मानो किसी मधोशी में हो। जब रात हो गई और पूरा आकाश भयावह काले बादलों से ढक गया, तब विहान ने उदासीन होकर अपने कदम रोक दिए। उसने सिगरेट जलाई। लिन ज़िफे एक छोटे से बंगले के सामने अकेले खड़े थे। उसकी काली पुतलियां बंगले की ओर स्थिर होकर देख रही थीं, जैसे कुछ यादें अतीत के अनुभवों को याद दिला रही हों। उसके शरीर से एक प्रबल मारक आभा निकल रही थी। उसकी भौहें एक अजीब चमक से चमक उठीं। काफी देर बाद विहान ने अंततः बंगले के अंदर की ओर कदम बढ़ाए। 5 साल हो गए थे। वह अंततः वापस लौट आया, लेकिन घर से बहुत सारा माहौल गायब था और उसका पूर्व मालिक बहुत पहले ही गायब हो चुका था। विहान के हर कदम के साथ उसे ऐसा महसूस होता था जैसे उसके पैर सैकड़ों पाउंड वजनी पत्थरों से बंधे हों। दरवाजा खोलते ही विहान का चेहरा पहले से ही आंसुओं से भरा हुआ था। एक आत्मा वाले व्यक्ति के रूप में, चाहे विहान कितना भी मजबूत क्यों न हो, चाहे वह अपनी भावनाओं को कितना भी नियंत्रित क्यों न कर ले, वह अपने दिल में छिपी उदासी को दबाने में असमर्थ प्रतीत होता था। विहान का पूरा शरीर कांप उठा, उसके हाथ लकड़ी के दरवाजे को इतनी जोर से पकड़े हुए थे कि लकड़ी के टुकड़े धूल में मिल गए। माता पिता। विहान जोर जोर से रोना चाहता था, चिल्लाना चाहता था, लेकिन अब वह सब अस्तित्व में नहीं था। विहान के मन में अतीत के दृश्य उभर आए, मानो ये कल की ही बात हो। वह भी अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था, जिसे बहुत लाड़ प्यार मिला था और उनका जीवन सौहार्दपूर्ण और खुशहाल था। यद्यपि वह थोड़ा शरारती था, फिर भी उसकी माँ हमेशा उस पर बहुत लाड़ प्यार करती थी, और उसके पिता की कठोरता के बावजूद कौन माता पिता अपने बच्चों से प्यार नहीं करते।
लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था, पूरा बंगला तुलना से परे उजाड़ हो गया था। यहाँ तक कि यह जगह उदास और वीरान होने की स्थिति तक पहुंच गई थी। अब जब वह वापस आ गया है तो वह कभी अतीत में नहीं लौट सकता। विहान ने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने और खुद को आंसू बहाने से रोकने के लिए संघर्ष किया, लेकिन उसकी आंखें पहले ही गहरे लाल रंग में बदल चुकी थीं। लेकिन तभी घर के अंदर से एक पुरुष और महिला के संभोग की आवाजें आ रही थीं। लिन ज़िफेई की अभिव्यक्ति अचानक शून्य हो गई। क्या हो रहा था? मेरे घर में कोई कैसे हो सकता है? विहान का दिमाग एक पल में खाली हो गया। वह तुरंत अंदर भागा। जैसे ही उन्होंने कमरे के अंदर लाइट जलाई तो उन्हें ये देखकर आश्चर्य हुआ कि बंगले की दूसरी मंजिल पर एक पुरुष और एक महिला इस कृत्य में पकड़े गए थे। 9 अध्याय 19 द गर्ल नेक्स्ट डोर 19 अध्याय 19 द गर्ल नेक्स्ट डोर अध्याय 19 द गर्ल नेक्स्ट डोर। वर्षों की उपेक्षा के बाद बंगला पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया था, जो अब दूसरों के लिए मिलन स्थल बन गया है। ज़िफेई क्रोधित और क्रोधित था। वह पुरुष और स्त्री जो वासना की ज्वाला में थे तुरंत स्तब्ध हो गए। वे बलपूर्वक अलग हो गए, जैसे दो कुत्ते संभोग के बीच में अलग हो गए हों। उन्होंने अंततः अपने प्रेम प्रसंग के लिए एक ऐसा आदर्श स्थान ढूंढ लिया था जहां वे सोचते थे कि वे बिना किसी को पता चले अंतरंग हो सकते हैं। फिर भी अब उनका पता चल चुका था। महिला चीखी और फिर भागकर कमरे में एक अलमारी के पास छिप गई तथा खुद को ढकने के लिए लगातार अपने कपड़ों को खींचती रही। वह आदमी भयंकर लग रहा था। उसका चेहरा दाढ़ी वाला था और शरीर अपेक्षाकृत मजबूत था। वह भी हैरान था। पहले तो उसने सोचा कि यह महिला का पति ही था जिसने उन्हें पकड़ा था, लेकिन जब उसने जिफेन की पतली आकृति देखी तो उस भयंकर आदमी का दिल बैठ गया और वह थोड़ा शांत हो गया, ये सोचकर कि आखिरकार इन इलाकों में उसकी कुछ प्रतिष्ठा तो है, हालांकि उसके तरीके घृणित थे। ज़िफेई की आंखें नम थीं, उसकी निगाहें दुख और क्रोध से लाल थीं। वह इस बात पर विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि उसका अपना घर अब दूसरों के लिए छिपकर घूमने का स्थान बन गया है। 5 साल पहले जब वह यहाँ से गए थे तो उन्होंने अपने पड़ोसी को इस जगह की देखभाल के लिए काफी धनराशि सौंपी थी और वह हर साल इसी काम के लिए काफी धनराशि वापस भेजते थे। 5 वर्षों में जिफेंग ने लगभग 2 लाख युआन भेजे थे, जो किसी भी गांव के लिए छोटी राशि नहीं थी और इसे पर्याप्त आय माना जाता था। फिर भी जब वह वापस लौटा तो उसका घर लगभग खंडहर हो चुका था। क्या ये सचमुच उस पड़ोसी का काम हो सकता है जो मदद करने के लिए सहमत हुआ था? जिफेन को इस बात पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था। अब लोग ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? ज़िफेई की कमजोर उपस्थिति और गार्ड की वर्दी को देखकर आक्रामक आदमी ने सोचा कि ज़िफेई बस वहां से गुजर रहा है, इसलिए वह धमकी भरे अंदाज में अपने पैरों पर खड़ा हो गया। बच्चे, अगर तुम सिपिन गांव में अच्छी तरह से रहना चाहते हो तो मुझे उम्मीद है कि तुम जो कुछ भी तुमने अभी देखा है उसे भूल जाओगे, वरना अगले साल यही दिन तुम्हारी पुण्यतिथि होगी। आक्रामक आदमी ने अजीब तरीके से कहा और जल्दी से अपनी पतलून पहन ली। फिर एक भयावह मुस्कान के साथ उन्होंने कहा, आपको देखकर लगता है कि आप एक छोटे से सुरक्षा गार्ड हैं। आज के बारे में भूल जाओ और तुम मेरे साथ रह सकते हो। मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। कैसा रहेगा? वह आक्रामक व्यक्ति पूरी तरह से घृणित नहीं था। ये जानते हुए कि उसका कृत्य उजागर हो चुका है, वह लोगों को धमकाना जारी नहीं रख सकता था। उनका सबसे अच्छा तरीका ये था कि धमकी के साथ प्रलोभन भी दिया जाए, जिससे व्यक्ति को अपना मुंह बंद रखने का मौका मिल सके। मुझे बताओ, ये बंगला ऐसा क्यों बन गया है? ज़िफेई ने अपनी आंखों में बर्फीली चमक के साथ पूछा, जो सितारों की तरह चमक रही थी। उसकी आवाज बेहद अलग थी, बिल्कुल भी ज़िफेई की तरह नहीं जो आमतौर पर उदासीन रहता था। तुम बहुत ही शरारती हो, है ना? आपको मुझे ये बताने का क्या अधिकार है कि मैं कहाँ जा सकता हूँ? मैं अब तुमसे कह रहा हूँ कि दफा हो जाओ, अन्यथा सावधान रहो, मैं विनम्र नहीं रहूंगा। आक्रामक आदमी ने ज़िफेई पर क्रोध से भरकर चिल्लाया। आज मुझे परेशानी खड़ी करने का मन कर रहा है, ज़िफेई ने कहा। अचानक ज़िफेई की भौहें क्रोध से सिकुड़ गईं, उसकी आंखें ठंडी और रक्तपिपासु रोशनी से भरी हुई थीं। उसने अपना हाथ बढ़ाकर उस आक्रामक व्यक्ति का गला पकड़ लिया और उसे दीवार से चिपका दिया। इस घटना से साधारण सी दिखने वाली महिला भयभीत हो गई और उसने चीखते हुए अपना मुंह ढक लिया। वह कैबिनेट के पास दुबकी हुई बैठी थी, एक डरी हुई चिड़िया की तरह कांप रही थी। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूं। ये बंगला ऐसा क्यों हो गया है? क्या किसी को इसकी परवाह नहीं है? ज़िफेई ने पूछा।
जिफेक के चेहरे पर खौफनाक जानलेवा इरादे देखकर आक्रामक आदमी बुरी तरह डर गया। आखिरकार वह एक सड़क का गुंडा था जो अपने आकार से दूसरों को डरा सकता था, लेकिन अगर उसका सामना वास्तव में किसी कठिन प्रतिद्वंद्वी से होता तो उसकी प्रवृत्ति गिड़गिड़ाने की होती। वह इतना नीचे गिर गया कि किसी दूसरे के घर में घुसकर प्रेम प्रसन्न करने लगा। ऐसे व्यक्ति से क्या अच्छा हो सकता है? बड़े भाई, हम इस बारे में बात कर सकते हैं, कृपया गुस्सा मत होइए। आक्रामक आदमी लगभग चिल्लाया। कॉलर से उठाया गया और जीफेक की पकड़ में पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। ये घर कई वर्षों से वीरान पड़ा है। हमने सुना कि इसे ध्वस्त किया जा रहा है और कोई भी इसका प्रबंधन नहीं कर रहा है, इसलिए हमने। तो तुम दोनों यहाँ प्रेम प्रसन्न करने आए हो? क्या तुम जानते हो कि इस घर का मालिक कौन है? जीफेक ने ठंडे स्वर में पूछा। बड़े भाई, कृपया गुस्सा मत होइए। मैंने सुना है कि इस घर का मालिक कई सालों से वापस नहीं आया है, और ऐसा लगता है कि इस घर का कोई ज्ञात मालिक नहीं है और किसी ने भी इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई है, इसलिए हम बस। उग्र आदमी की आवाज थोड़ी धीमी हो गई, लेकिन फिर उसने अपना सिर महिला की ओर घुमाया और गुस्से से डांटा, बड़े भाई, ये सब मेरी गलती है, लेकिन यह वह कुतिया है जिसने मुझे बहकाया। अगर वह न होती तो मैं इस घर में न आती। बड़े भाई, अगर आप चाहें तो मैं आपको खेलने के लिए ये शरारती कुतिया दे सकता हूं। आप क्या कहते हैं? उस उग्र आदमी के चेहरे पर याचना का भाव था। आह, कमीने, आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं? महिला ने जब सुना कि उससे विहान को उसके मनोरंजन के लिए दिया जाना है, तो उसका चेहरा अचानक गुस्से से भर गया और वह घबराहट में गालियां देने लगी। लेकिन विहान की ठंडी निगाहों ने उसे चुप करा दिया। मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तुम्हें बाहर निकलने के लिए 3 मिनट देता हूं। इस समय तक लिन जिफेक का दिल सुइयों से चुभने जैसा दर्द कर रहा था। क्या उसका अपना घर सचमुच दूसरों के लिए व्यभिचार का स्थान बन गया था? वह अपने माता पिता का सामना कैसे कर सकता था? उनकी मां ने एक बार कहा था कि एक आदमी को अपने जीवन में 4 चीजों की रक्षा करनी चाहिए: उसके पैरों के नीचे की धरती, उसकी बाहों में रहने वाली महिला, उसके घर में रहने वाले माता पिता और वे भाई जिनके साथ वह जीवन और मृत्यु साझा करता है। फिर भी अब वह उनमें से किसी की भी रक्षा करने में असफल रहा। एक पुरुष के रूप में विहान को भी लगा कि वह पूरी तरह से असफल हो गया है। धन्यवाद बड़े भाई। धन्यवाद बड़े भाई। जाने से पहले उस उग्र आदमी ने विहान को गहरी नजर से देखा, फिर ठंडे स्वर में उपहास किया। सिपिन गांव का छोटा सा बच्चा। बस आप प्रतीक्षा करें। मेरे अच्छे समय में खलल डालने के कारण मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि आप बच न पाएं। यदि मैं आज आपसे निपट नहीं पाया और आपने आज जो हुआ उसे फैला दिया, तो क्या मैं अपना सम्मान नहीं खो दूंगा? उस भयंकर आदमी ने विहान को द्वेष से घूरा। उनके जाने के बाद विहान कुछ देर तक अकेले बैठे रहे, उदासी में डूबे रहे, 3 सिगरेट पीते रहे, अंततः अपनी भावनाओं को शांत किया। अतीत की यादें उसके सामने घूम रही थीं, लेकिन कुछ भी दोहराया नहीं जा सकता था। दस्तक दस्तक दस्तक। कौन है भाई? मैं आ रहा हूं। सीढ़ियों से उतरते हुए लिन जिफेक सीधे अपनी पड़ोसी आंटी ली को खोजने गया। लेकिन किसने सोचा था कि दरवाजा एक युवा महिला द्वारा खोला जाएगा। उसकी सुंदर आंखें भावपूर्ण थीं, उसके होंठ लाल और दांत सफेद थे और उसने कोमल मधुर आवाज में पूछा, आप कौन हैं? क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप किसे ढूंढ रहे हैं? महिला की आवाज नर्म और सौम्य थी, जिससे वह एक साधारण घर की नाजुक और सुंदर महिला लग रही थी। उसकी ऊंची नाक, घुमावदार विलोपत्ती भौहें, जीवंत और उत्साही सुंदर आंखें और एक बिल्कुल सही आकार के तरबूज के बीज की तरह एक शुद्ध सफेद चेहरा। उसकी साधारण पोशाक हालांकि विशेष रूप से आकर्षक नहीं थी, उसके पतले सुंदर शरीर को निखारती थी। उसकी त्वचा गोरी और कोमल थी और उसका आचरण उत्कृष्ट था, जिससे एक आधुनिक युवा महिला की जीवंतता झलकती थी, जो पड़ोस की लड़की की याद दिलाती थी। मैं। जैसे ही विहान बोलने वाले थे, उन्होंने पाया कि कुछ देर के लिए उनके पास शब्द नहीं थे। क्या ऐसा हो सकता है कि उसके सामने खड़ी खूबसूरत महिला वही छोटी लड़की हो जो हमेशा उसके पीछे पीछे घूमती रहती थी? बड़े भाई लिन। महिला पहले तो दंग रह गई, लेकिन फिर उसने विहान को पहचान लिया। 20 अध्याय 20 क्राइबेबी ली लिन 20 अध्याय 20 क्राइबेबी ली लिन अध्याय 20 क्राइबेबी ली लिन। छोटी लड़की पहले तो दंग रह गई, फिर उसकी भौहें उठ गईं और उसकी आंखें मुस्कुरा उठी क्योंकि उसे कुछ यादें याद आ गईं। चेहरे पर शुद्ध मुस्कान के साथ उसने कहा, बड़े भाई लिन,
क्या सच में तुम है? बड़े भाई लिन। छोटी बच्ची बहुत उत्साहित थी, बिल्कुल छोटी बच्ची की तरह उछल कूद कर रही थी। लिन ज़िफेग भी हैरान रह गया, फिर उसने कुछ सोचा और अविश्वास में कहा, क्या तुम रोने वाले लिन हो? बड़े भाई लिन, आप मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैं अब बड़ा हो गया हूं, फिर भी तुम अतीत में क्यों उलझे रहते हो? ली लिनलिन ने अपने गाल फुला लिए और जल्दी से विहान के प्रति छेड़खानी करने लगी। उसने जल्दी से लिन ज़िफेग को अपने कमरे में खींच लिया। पापा, माँ, जल्दी से बाहर आओ, देखो कौन वापस आया है। ली लिनलिन बहुत उत्साहित थी। चूंकि विहान 5 साल पहले गायब हो गया था, ली लिनलिन उसके वापस आने के लिए तरस रही थी। अब जब उसकी इच्छा पूरी हो गई तो वह खुश कैसे न हो। विहान ने बार बार व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। जब वह चला गया, लिनलिन सिर्फ एक किशोरी थी, एक ऐसी लड़की जो ऐसा लगती थी कि वह कभी बड़ी नहीं होगी, हमेशा विहान को अपने साथ खेलने के लिए खींचती थी। उसे विशेष रूप से उसके पीछे पीछे घूमना पसंद था, विहान की छोटी पूंछ की तरह अभिनय करना। जब भी वह विहान को व्यापार या मनोरंजन के लिए बाहर जाते देखती, तो चतुर छोटी लड़की हमेशा उनके साथ जाना पसंद करती। लेकिन अब जब वह वापस आ गया था, तो सब कुछ बदल गया था। पहले वाली छोटी लड़की अब जवान औरत बन चुकी थी। अतीत की नाजुक हवा चली गई थी, उसकी जगह एक परिपक्व व्यवहार ने ले ली थी जो पड़ोस की लड़की जैसा था। उसका हाथ पकड़ते हुए लिन ज़िफेग को कुछ शर्मिंदगी महसूस हुई। 5 साल तक उसे न देखने के बाद ऐसा लगा जैसे लिनलिन अचानक अतीत में लौट गया हो। कौन आया है? रसोई घर से एक वृद्ध आवाज आई। जब वे सभी एक साथ बाहर आए और देखा कि यह विहान था, तो दोनों दंग रह गए। ली लिनलिन की मां एक नियमित स्कूल शिक्षिका थी और उनके पिता एक मजदूर थे। उन्होंने विहान को बड़ा होते देखा था। विहान के छेनीदार गालों को देखकर दोनों दंग रह गए। क्या ये वास्तव में आप हैं, ज़िफेग? ली की मां ने सबसे पहले चुप्पी तोड़ी। वह कांपते हुए अकड़ गई। लिन ज़िफेग को घूर रही थी जैसे कि वह इस पर विश्वास नहीं कर सकती थी। आंटी ली, यह मैं हूं, मैं वापस आ गया हूं। लिन ज़िफेग के शांत चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी। ज़िफेग, क्या ये सचमुच तुम हो? क्या तुम सचमुच वापस आ गए हो? वह लड़का जो 5 साल पहले तक अपरिपक्व था, एक प्रसन्नचित, दृढ़निश्चय युवक के रूप में वापस आ गया था। ली लिन के माता पिता को ये सब एक और जीवन काल जैसा लगा, उनके चेहरे अविश्वास से भर गए। आंटी ली, ये सचमुच मैं ही हूं, मैं वापस आ गया हूं। आप सब कैसे हैं? यद्यपि विहान ये जानना चाहता था कि हर साल इतना पैसा घर भेजने के बावजूद उसका घर दूसरों के गुप्त मिलन स्थल क्यों बन गया था, वह इसका कारण जानने के लिए उत्सुक था। लेकिन उसने जल्दी से पूछने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसका मानना था कि आंटी ली, जो लोगों की शिक्षिका है, संभवतः ऐसा काम नहीं करेगी। पापा, माँ, ये वास्तव में बिग ब्रदर लिन है जो वापस आ गया है। उत्साहित भाव से ली लिन के गुलाबी गाल भर गए। स्पष्ट रूप से वह अभी भी अपने दिल में विहान को याद करती थी। ज़िफेग, मुझे खेद है। अचानक ली लिन के पिता के चेहरे पर असहनीय भाव उभर आए और वह घुटनों के बल गिर पड़े। अंकल ली, आप क्या कर रहे हैं? लिन ज़िफेग ने जल्दी से ली लिन के पिता को ऊपर उठाया। ज़िफेग, मैं आपसे माफी मांगता हूं। ली लिन के पिता ली तियान की झुर्रियों भरी आंखों से आंसू बह निकले। चाचा ली, चलो धीरे धीरे बात करते हैं, कृपया उठें। चलो भी, उठो, हम इस पर बात कर सकते हैं। लिन ज़िफेग जल्दी से आगे बढ़े और ली लिन के पिता का समर्थन किया। ज़िफेग, इतने सालों में मैंने तुम्हें निराश किया है। अब जब तुम अंततः लौट आए हो, यदि तुम नहीं लौटते तो तुम्हारा घर ध्वस्त हो जाता। ली तियान के आंसू खुलकर बहने लगे। विहान की बांह पर उसका हाथ कांप रहा था, उसकी भावनाएं स्पष्ट रूप से बहुत तीव्र थीं। अंकल ली, क्या हम जो भी बात है उसके बारे में धीरे धीरे बात कर सकते हैं? ली तियान के कार्यों और भावनाओं को इतना उत्तेजित देखकर यह स्पष्ट रूप से एक गंभीर मामला था। लिन ज़िफेग ने जल्दी से बुजुर्ग व्यक्ति को एक बेंच पर बैठने में मदद की। फिर उसने एक सिगरेट निकाली, ली तियान के लिए जलाए और कहा, अंकल ली, आखिर हुआ क्या था? आप मुझे धीरे धीरे बता सकते हैं। ली तियान ने सिगरेट पी, उसका सिर झुका हुआ था, उसके चेहरे पर बेबसी का भाव था, उसका शरीर कांप रहा था, जाहिर है कि वह किसी बड़ी समस्या का सामना कर रहा था। ली लिन की मां ली किन्हुआ ने भी अपना सिर झुका लिया था और उनका चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था। लिन अंतर्निहित मुद्दों से अवगत प्रतीत होते हुए चुपचाप एक तरफ खड़ा हो गया।
जेफेंग, तुम अंततः वापस आ गए। पिछले कुछ वर्षों में इस घर में भारी परिवर्तन हुए हैं। यदि आप वापस नहीं आते तो मुझे लगता है कि आपका घर लगभग ध्वस्त हो गया होता। ली तियान ने एक गहरी सांस ली, उसकी भौहें कसकर सिकुड़ गईं। उसे पता था कि विहान की वापसी भी ज्यादा मायने नहीं रखेगी, और इसके बजाय स्थिति और भी जटिल हो सकती है। वह चिंतित था और अनिश्चित था कि विहान को इस समस्या का समाधान कैसे करने में मदद करे। विहान ने ली तियान के हाव भाव और अनुमान को पढ़ा, साथ ही एक बेशर्म आदमी और ली तियान दोनों द्वारा उल्लेखित विध्वंस शब्द को पढ़ा तो उसके मन में कुछ विचार आए। अंकल ली, घर पर वास्तव में क्या हुआ था? मुझे धीरे से बताओ। जिफेक, मुझे डर है कि तुम्हें ये बताने से तुम और अधिक परेशान हो जाओगे। अपने झुर्रियों वाले और जर्जर चेहरे को ऊपर उठाते हुए ली तियान को खुद नहीं पता था कि कैसे समझाना शुरू करे। एक क्षण के लिए जो घर कभी गर्मजोशी से भरा हुआ था, अब कुछ ठंडा और शांत लग रहा था। पूरे कमरे में मौत जैसा सन्नाटा छाया हुआ था, कोई भी इस शांति को भंग नहीं कर रहा था। सभी चुपचाप ली तियान की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब से आप 5 साल पहले यहां से गए हैं, घर पर चीजें धीरे धीरे बदलने लगी हैं, खासकर हाल के वर्षों में। गांव में नए ग्रामीण निर्माण के साथ एकीकरण की योजना पर काफी काम किया गया। जबकि हर घर काफी अच्छा चल रहा था, कुछ समय पहले गांव के मुखिया लियू लाओवू, स्थानीय तानाशाह, अचानक आपके घर आए और कहा कि वह आपके छोटे से फ्लैट को ध्वस्त कर एक गोदाम बनाना चाहते हैं। जब मैंने ये सुना तो मैं अप्रसन्न हो गया। मालिक वापस नहीं आया था, तो वे किसी और का घर कैसे गिरा सकते थे? ये स्थिति कहीं भी अस्वीकार्य थी। लेकिन मेरे लाख समझाने पर भी उस कमीने लियू लाओवू ने जबरदस्ती तुम्हारा घर तोड़ने पर जोर दिया, और नतीजतन मैंने पुलिस स्टेशन में इसकी रिपोर्ट दर्ज करा दी। लेकिन पता चला कि ये लोग आपस में मिले हुए थे, और वे हमारे घर पर परेशानी खड़ी करने के लिए कुछ गुंडों को भी ले आए थे, और इस बात पर जोर दे रहे थे कि उन्हें आपके छोटे से फ्लैट को ध्वस्त करना होगा। इन समस्याओं का सामना करते हुए आपने जाने से पहले मुझे अपने घर की देखभाल करने का जिम्मा सौंपा, लेकिन अंकल ली वास्तव में खुद को शक्तिहीन महसूस कर रहे थे। जैसे ही उसने यह बात कही, ली तियान की भावनाएं भड़कने लगीं, तीव्र आक्रोश से उसके दांत पीसने लगे। आप हर साल जो पैसा भेजते हैं, मैंने उसमें से एक पैसा भी नहीं छुआ है। हम दशकों से पड़ोसी हैं, मैं आपका पैसा कैसे ले सकता हूं? लिन, जल्दी से वह पैसा ले आओ जो तुम्हारा भाई लिन हर साल वापस भेजता है। अंकल ली, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जब विहान ने परिचित नाम लियू लाओवू सुना तो उसके मुंह के कोनों पर अनायास ही एक अजीब सी मुस्कान उभर आई। हरामी, 5 साल के अंतराल में आप काफी साहसी हो गए हैं।